तासुया का जन्म योसुबा परिवार में हुआ था, जो कि जापान का एक काफी अमीर परिवार था। लेकिन तासुया के पास जन्म से ही कोई भी मैजिकल पावर नहीं थी, जो कि उसके परिवार के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात थी। इसी वजह से उसकी खुद की मां ने उसे काफी ज्यादा दर्द दिया और उसके साथ काफी सारी सर्जरी करवाई ताकि आर्टिफिशियली उसके अंदर थोड़ा मैजिक डाला जाए। लेकिन सारी सर्जरी फेल हो गई। इतना दर्द सहने के बाद तासुया ने अपने आरे के सारे इमोशंस खो दिए और अब उसे गुस्सा, नफरत, प्यार कुछ भी महसूस नहीं होता। वो बिल्कुल पत्थर की तरह बन चुका है। लेकिन कुछ समय बाद वह एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक को डिस्कवर कर लेता है, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड को तबाह करने जितनी ताकत थी और साथ ही साथ वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। लेकिन ये सारी पावर उसने अपनी फैमिली से छुपा कर रखी और उसकी फैमिली उसे बिल्कुल नकारा समझती थी। इसी वजह से उसे उसकी बहन का बॉडीगार्ड बना दिया गया। आगे क्या होने वाला है हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, काफी ज्यादा खुशी मिलती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि तासुया की बहन और उसकी मां सभी अमीर लोगों की तरह बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन तासुया सभी नॉर्मल लोगों के बीच इकोनॉमी क्लास में होता है। उसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां तासुया उनके सारे बैगेज कैरी कर रहा था। तभी उसकी बहन पीछे मुड़कर देखती है और उसकी मां उससे कहती है कि तुम इससे फालतू परेशान ही होने की जरूरत नहीं, और वैसे भी ये तुम्हारा गार्ड है, भले ही खून के रिश्ते से तुम्हारा भाई लगता हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक नौकर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और तुम इसकी मालकिन हो। तभी मुकी वापस से पीछे मुड़ती है, तासुया से कहती है मुझे घूरना बंद करो। तासुया तभी वहां पे वह रुक जाता और सर झुका के उससे माफी मांगता है। उसके बाद वो अपने घर आते हैं, जहां पे आनुम उनका स्वागत करती है, जो कि घर की मैंड है, और मुकी अपने भाई तासुया से ही अपने सारे सामान को उठवाती है। फिर जब मुकी अपनी मां से बाहर जाने की परमिशन मांगती है, तो उसे तासुया के साथ जाने के लिए कहती है, और मुकी जहां पे भी है, तासुया उससे कुछ कदमों की दूरी पर रहता था, क्योंकि मुकी हमेशा तासुया को एक नौकर की नजरों से देखती थी। और जब मुकी कुछ लोगों से टकराने वाली होती है, तभी तासुया उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो लोग फिर भी जानबूझकर उसे टक्कर मारते हैं, और जब वो तीन रिटायर्ड ऑफिसर उनकी तरफ गंभीरता से आगे बढ़ते हैं, तो तासुया मुकी की हेल्प करने के लिए आगे आता है और प्यार से उन ऑफिसर से वहां से जाने के लिए कहता है। उनकी तरफ एक लब ही नहीं लग रहा था कि वो लोग पीछे हटने वाले थे, तभी उनमें से एक तासुया को पंच मारता है, लेकिन तासुया उसे रोक लेता है। मुकी को ऐसा लगता है कि उसने जादू का इस्तेमाल किया, और तासुया उन लोगों को एक वार्निंग देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके ऊपर वापस से हमला करते हैं, तभी तासुया जोर से पंच मारता है और मुकी को लेकर वहां से भाग जाता है। तभी मुकी सोचती है कि तासुया के पास ये वाली स्किल कहां से आई, और वो लोग विला में वापस आ जाते हैं। फिर मुकी सारी बात हिनामी से बताती है। ये बात सुनकर हिनामी तासुया की तारीफ करती है, लेकिन तासुया की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में बताया जाता है कि तबीयत सही नहीं है, और मुकी उनके लीडर की पार्टी में जा रही है और थोड़ा आशा में दिख रही थी। इसी वजह से है चेयर अप करती है, जिसकी खड़े रहनामी को तासुया के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर न होने की वजह से उसे एक बॉडीगार्ड बनकर रहना पड़ता है। उसके बाद तासुया और मुकी पार्टी के अंदर एंटर करते हैं, जहां पे मुकी मित्सुगु नाम के एक लड़के को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है, जो कि उसे उसके कजिन से मिलाता है। और बॉडीगार्ड होने के कारण तासुया अपनी पोजीशन ले लेता है। फिर मुकी की कजिन तासुया से मिलने आती है, तो मुकी उसके चेहरे पे एक स्माइल नोटिस करती है, जिसे देखकर वो थोड़ा जेलस भी फील करती है। तभी मित्सुगु तासुया को उन बच्चों की शरारत से बचाने आता है, लेकिन असलियत में वो अपने बच्चों को तासुया से दूर रखना चाहता था, जिसे मुकी नोटिस कर लेती है। वो सभी तासुया को एक प्रोटेक्ट करने वाला खिलौना समझ रहे थे। मुकी कहती है कि तासुया ने नहीं मुझे कभी एक बहन की तरह ट्रीट किया है, और न ही कभी मेरी फिक्र की है। वो बस अपनी ड्यूटी पूरी करता है। तासुया सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है कि मेरा राउंड लगाने का समय हो चुका है। अगले दिन फैमिली मेंबर्स एक यॉट पे टाइम स्पेंड करने का फैसला करते हैं, जब कोई उन्हें स्विमिंग करने का सुझाव देता है। तो उसकी मां कहती है कि मुझे पैसों में तैरने की आदत है, पानी में नहीं। फिर सभी लोग फोटो क्लिक करने लगते हैं, और जाहिर सी बात है कि तासुया अपनी मां की परमिशन के बिना उन लोगों का साथ नहीं दे सकता था। उसके बाद वो राजी हो जाती है, और मुकी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और जब वो लोग फोटो ले रहे थे, तभी उनकी यॉट पे एक सबमरीन टकरा जाती है। मुकी और हिनामी अपने कार्ड्स को निकालते हैं, जो कि उनका जादू करने में उनकी मदद करता है। मुकी देखती है कि तासुया के हाथ बिल्कुल खाली हैं, और उसे देखकर वो उसे यूजलेस समझती है। और अचानक उनकी नजर दो रैपिड की परछाई पर पड़ती है, और उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी का भी जादू उसका मुकाबला करने के लायक नहीं था। तभी तासुया अपना हाथ उनकी तरफ करता है और एक स्पेल बोलकर उन्हें डिसमेंटल कर देता है। मुकी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे किया। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि तासुया ने एकदम एडवांस मैजिक का इस्तेमाल कुछ ही सेकंड्स में कर दिया था। वो सोच में पड़ जाती है कि मेरा भाई सच में इतना शक्तिशाली है। उस शाम विला में कजमा आता है,
जो कि पास की मिलिट्री का कैप्टन है। और जब सभी लोग उसे बाहर विदा करने आते हैं तो उन्हें बाहर एक ऑफिसर मिलता है, वही ऑफिसर जिसने तासुया के ऊपर हमला किया था। जब कजमा को यह बात पता लगती है तो वो सिर्फ माफ पाने के लिए थे, सांप के कहने पे उसको माफ देता है। जाते वक्त कजमा तासुया को यूनिट बेस के अंदर इनवाइट करता है। अगले दिन तासुया की माँ एक वार्म स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसे यूनिट बेस जाने का ऑर्डर देती है। तब मुकी भी कहती है कि मैं इसके साथ जाऊंगी ताकि मैं अपने बॉडीगार्ड के स्किल्स को अच्छे से समझ सकूं। उनकी माँ इस बात के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि बाहर तुम लोगों को भाई बहन जैसा बिहेव करना पड़ेगा। और वो तासुया से कहती है कि तुम मुकी का नाम लेकर उसे बुलाओगे। जब वो लोग बेस पे जाते हैं तो वहां पे आदमी उनका वेलकम करता है, वो उन्हें जंगल जोन की तरफ ले जाता है, जहां सभी लोग कजमा की निगरानी में बेसिक मैजिक कर रहे होते हैं। जब कजमा तासुया को देखता है तो वो उससे इनवाइट करता है। तासुया का पहला अपोनेंट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वो बॉक्सर उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन तासुया बड़ी आसानी से सभी अटैक्स को डॉज कर देता है और एक पंच मारता है जिससे बॉक्सर एक ही पंच में नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो एक ब्लैक बेल्ट से लड़ता है, लेकिन तासुया की स्किल्स को देखकर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आखिर में तासुया अपने ओपोनेंट को फ्लोर पर पटक देता है और एक छोटे से बच्चे को अपने सोल्जर्स को हराते देख कजमा को थोड़ी महसूस हुई थी, इसलिए वो उसे एक आखिरी बार चैलेंज करता है। और तब वहां जोश आता है, जिसे तासुया ने सबसे पहले पीटा था। वो तासुया से उसे लड़ने का एक और मौका मांगता है, जिस पर तासुया तैयार हो जाता है। लेकिन मूकी को थोड़ी सी चिंता हो रही थी। इस मैच के अंदर सोल्जर्स को जीतने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करना ही होगा। मूकी को इस बात पर आपत्ति होती है, लेकिन तासुया कहता है कि जादू करना तो एक जादूगर का अधिकार है। तासुया अपनी एबिलिटी और मैजिक स्किल से जोश को उसी वक्त नीचे गिरा देता है और अब वे सभी काफी शर्मिंदा होते हैं कि वे एक 13 साल के बच्चे से हार गए। लेकिन उन्हें यह बात काफी ज्यादा पसंद आती है कि तासुया ने ग्राम डिमोलिशन स्पेल का इस्तेमाल किया, जो कि एस रैंक का स्पेल है। उसके बाद कजमा दो लोगों को तासुया द्वारा इस्तेमाल किए गए स्पेल को सीखने के लिए कहता है और सनाडा कहता है कि वो हमारे कार्ड भी देख सकता है जिन पर हम काम कर रहे हैं। इसमें तासुया काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। कुछ दिन बाद मुकी नोटिस करती है कि तासुया दिन रात अपने कार्ड पर ही काम कर रहा है, वो भी अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना। उसके बाद एक अलार्म बजता है, जो कि नेशनल डिफेंस फोर्स की तरफ से था। यह अनाउंसमेंट की जाती है कि एक पेट्रोल बोट पर एक अनजान सबमरीन ने हमला कर दिया है, जिससे उसमें आग लग चुकी है। और हम आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने घर के अंदर ही रहें। तभी वहां तासुया आता है और बताता है कि कजमा ने उन्हें बेस के अंदर एक शेल्टर ऑफर किया है। फिर फोन भी देने लगता है और हिना मिया को बताती है कि सिस्टर का कॉल आया है। उसकी बहन माया उसे सलाह देती है कि वो बेस पर चली जाए। मिया तासुया से कहती है कि वो कजमा से ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। बेस पर पहुंचने के बाद जोश उस पूरी फैमिली को एक रूम के अंदर ले जाता है और जब तक शेल्टर को रहने लायक नहीं बनाया जाता उन लोगों को वहीं पर रहना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें कुछ गोलियों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, तो तासुया अपने मैजिक स्पेल का उपयोग करके वहां पर छानबीन करना शुरू कर देता है। लेकिन उसे पता लगता है कि वो पूरा का पूरा एरिया शील्डेड है और इसी वजह से वो बाहर हो रही चीज़ों को नहीं देख सकता। मिया तासुया को बाहर भेजती है ताकि वो बाहर की खबर ले सके, लेकिन तासुया को डर था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसे कुछ हो न जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मूकी की रक्षा कौन करेगा। इस बात पर उसकी माँ उस पर जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसने उसकी बहन का नाम लेकर उसे बुलाया था। इस वजह से तासुया को उनके सामने झुककर माफ़ी मांगनी पड़ती है। उसकी माँ ये भी कहती है कि तुम्हें हमारे मामलों में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हें ऑर्डर किया जाए। इसके बाद मजबूरन तासुया को बाहर आना पड़ता है, जहां वह देखता है कि बेस के लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उनके साथ कुछ घुसपैठिए भी हैं। फिर एक किंजो नाम का सोल्जर अपने 3 साथियों के साथ अंदर आता है और वह सभी नागरिकों से वादा करता है कि वो उन्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगा। होनामी कहती है कि अभी हमारा एक साथी बाहर है। इस पर तासुया की माँ कहती है, तब तक आप लोग बाकी फैमिलीज को ले जा सकते हैं। यह सुनकर नामी को लगता है कि तासुया की माँ ने पहली बार उसके लिए थोड़ी चिंता जाहिर की है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी माँ कहती है, मुझे तासुया की चिंता नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि जैसे ही जोश वहाँ आता है वे लोग उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। मतलब वे लोग भेष बदल कर आए थे। फिर नामी मिया और मिजुकी को बचाने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है, लेकिन घुसपैठिए भी अपने मैजिक से उनके शील्ड को नाकामयाब कर देते। उसके बाद जोसेफ और किंजो के बीच बहस शुरू हो जाती है। मुकी के ऊपर सरप्राइजिंग मैजिक का काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा था। तभी वह खड़ी होती है और एक व्यक्ति के ऊपर एक स्पेल करती है, जिससे वह जम जाता है। ये देखकर किंजो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उन पर अंधाधुंध फायर कर देता है। गोलियां उन तक पहुंचकर लग भी जाती हैं। तभी वहां तासुया आ जाता है और जिस कार्ड पर वह इतने समय से काम कर रहा था, उसके इस्तेमाल से सभी दुश्मनों को हरा देता है। जब वह मूकी की हालत देखता है
तो उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। वह उसके ऊपर हाथ रखकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि वह मर चुकी थी। तभी तासुया जोर से चिल्लाता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और एक यूनिक मैजिक स्पेल बोलता है। बेहोशी की हालत में मूकी खुद को एक शांत और ठंडी जगह पर पाती है, जहां उसे तासुया के पुकारने की आवाज़ भी आ रही थी। उसे लगता है कि शायद उसकी मौत से तासुया काफ़ी परेशान है। यह देखकर उसे काफ़ी पछतावा हो रहा था, क्योंकि बचपन से उसने तासुया के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वह उससे माफ़ी तो मांगना चाहती थी, लेकिन अब उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी आसमान में एक अजीब सी रिंग दिखाई देने लगती है, जो तासुया का मैजिक था। उस मैजिक से मूकी के शरीर के जो डैमेज पार्ट्स थे वे सही होने लगते हैं। जैसे ही मूकी जिंदा होती है, वह अपने भाई को गले लगा लेती है। इसके बाद तासुया अपनी मरी हुई मां को देखता है और अपने मैजिक से उन्हें भी हील करने लगता है। मूकी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि तासुया के मैजिक से न केवल शरीर के घाव ठीक हो रहे हैं, बल्कि उनके कपड़े भी हील हो रहे हैं। फिर तासुया नामी के पास जाता है और उसे भी हील करने लगता है। नामी कहती है, मुझे तो गोली लगी थी। मूकी कहती है, इसके लिए तुम्हें तासुया को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि यह सब उसी ने किया है। उसके बाद हम तासुया की मां को देखते हैं, जिसे उसने हील तो कर दिया था, लेकिन वह अभी तक बेहोश थी। इसी वजह से वे डॉक्टर की मदद ले रहे होते हैं। कज़मा तासुया से हमले के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन तासुया इसके पीछे का कारण जानना चाहता था। कज़मा बताता है कि उनका असली टारगेट दूसरी फैमिली थी, लेकिन दुश्मनों ने किसी को भी नहीं बख्शा। वह बताता है कि दुश्मन पानी के नीचे से कंट्रोल कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तासुया अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित शेल्टर की मांग करता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि उन्हें कुछ हथियार भी दिए जाएं। कज़मा के पूछने पर तासुया कहता है, मैं उनसे मेरी बहन को मारने का बदला ज़रूर लूँगा। कज़मा कहता है, लेकिन हम लोग आम जनता को हथियार प्रोवाइड नहीं कर सकते, और वैसे भी हम चाहते हैं कि दुश्मन हमें सरेंडर कर दे। तासुया कहता है, मैं उन्हें सरेंडर करने का मौका ही नहीं दूंगा। कज़मा कहता है, ठीक है, हम तुम्हें आर्मी में शामिल कर सकते हैं। लेकिन तासुया जवाब देता है, नहीं, मैं आर्मी के ऑर्डर नहीं मानूंगा, मैं अपने तरीके से लड़ाई करूंगा। लेकिन क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही रहेगा, इसलिए हम लोग मिलकर लड़ेंगे, और कज़मा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जब वे लोग जा रहे होते हैं, तभी मूकी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, प्लीज़ मत जाओ, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तासुया कहता है, नहीं, मैं उनसे बदला लेकर ही रहूंगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, और वो हो तुम। उन्होंने मेरी सबसे प्यारी चीज़ को चोट पहुंचाई है। इसी वजह से जब तक मैं उनसे बदला नहीं ले लेता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद वह मूकी से वादा करता है, तुम चिंता मत करो, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, और मेरे पास जो शक्तियाँ हैं उनसे मैं बड़ी आसानी से उन्हें हरा सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी फैमिली तासुया और पूरी मिलिट्री को दुश्मनों से लड़ते हुए देख रही होती है। नामी कहती है, लड़ाई एक बुरे सपने की तरह होती है। वहीं तासुया अपने मैजिक से सभी दुश्मनों को काफ़ी अच्छे से मजा चखा रहा होता है, और दुश्मनों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। वे ये देखकर हैरान थे कि तासुया उन्हें तो मार ही रहा है, लेकिन साथ ही अपने सोल्जर्स को भी जिंदा कर दे रहा है। इसके बाद मूकी अपनी माँ से पूछती है, आखिरकार मेरे भाई ने यह क्यों कहा कि मैं ही वो चीज़ हूँ जो उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। उसकी माँ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम ताया को अपना भाई कहना बंद करो। मूकी चौंक कर कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, अभी उन्होंने हमारी जान बचाई है। उसकी माँ कहती है, हाँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो वह कर सकता है। ताया बचपन से ही एक डिफेक्टिव मैजिशियन था। मैजिक वह चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को रीड करके उसे बिल्कुल किसी और चीज़ में बदल सकता है, लेकिन तासुया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तासुया किसी भी बॉडी की इन्फॉर्मेशन को डिकम्पोज करके उसे वापस से रीअसेंबल कर सकता था, और इसी पावर का इस्तेमाल करके उसने हमारी बॉडीज़ को रीअसेंबल किया और हमें जिंदा कर दिया। लेकिन इसे हम मैजिक नहीं कह सकते, इसी वजह से वह एक डिफेक्टिव मैजिशियन था। मैंने उसे ठीक करने के लिए उस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, ताकि आर्टिफिशियली उसके अंदर थोड़ा सा मैजिक डाला जा सके, क्योंकि सुबा परिवार अपने मैजिक के लिए जाना जाता है, और तासुया बिना मैजिक के सुबा परिवार का सदस्य नहीं रह सकता था। तासुया के अंदर जो आर्टिफिशियल मैजिक डाला गया था, वह किसी के भी नेचुरल मैजिक से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। इसी वजह से मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से तासुया ने अपनी सारी भावनाएं खो दी। ना तो उसे दर्द महसूस होता था, ना ही गुस्सा, ना ही खुशी, ना ही डर, लेकिन एक इमोशन उसके अंदर अभी भी था, और वो था उसकी बहन के लिए उसका प्यार। यह सुनकर मूकी रोने लगती है और कहती है, आज तक मेरे भाई ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, क्या मैं कभी भी उसका कर्ज चुका पाऊंगी? और अब तो मेरी ज़िंदगी भी उसी की दी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि दुश्मनों की सबमरीन उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी तासुया अपनी गन पॉइंट करता है, और उसके अंदर से एक काफ़ी बड़ी गन निकलती है, जिसे उसने खुद बनाया था। तभी होनामी तासुया की माँ से वहाँ जाने की अनुमति मांगती है। उसकी माँ भी उसे हाँ कर देती है, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि आखिर तासुया का प्लान क्या है। इसके बाद तासुया अपने साथियों से कहता है, मैं यहाँ संभाल लूँगा, तुम लोग वापस बेस पर जाओ। लेकिन उसके साथी कहते हैं, अगर हम जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ चलोगे। तासुया कहता है, नहीं, जब तक मैं दुश्मनों को खत्म नहीं कर देता, बेस सुरक्षित नहीं है। उसके साथी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे, भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए। तभी तासुन सबमरीन की तरफ फायर करता है, और सबमरीन के अंदर से भी काफ़ी सारी फायरिंग होने लगती है। लेकिन ताया के साथी उसी वक्त वहाँ पे एक शील्ड बना लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके बाद वो सबमरीन काफ़ी बड़ी बड़ी मिसाइलें फायर करती है।
तभी वहां पे होनामी आ जाती है और वो एक शील्ड बनाकर सभी लोगों को बचा लेती है। यहाँ पर जो तासुया होता है उसकी सारी कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी और वह उनके ऊपर फायर कर देता है और बोलता है मटेरियल बस एक्टिवेट, और वहाँ पर काफ़ी बड़ा विस्फोट होता है। इधर हम देखते हैं होनामी को, जिसने अपनी पावर से काफ़ी बड़ी बड़ी मिसाइलों को संभाला था और अब उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ चुका था, इस वजह से वह नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ तासुका जो एक्सप्लोसिव होता है उससे काफ़ी बड़ी सुनामी भी आने लगती है और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं होनामी को, जो कि मरने वाली होती है, और वह कहती है मैं बस अपनी ड्यूटी को निभाने का एक मौका ढूंढ रही थी ताकि मैं एक इंसान की तरह इस दुनिया से जा सकूं, ना कि एक रोबोट की तरह। और यह सब कुछ वह ताया को इसलिए कह रही होती है ताकि ताया को उससे एक सीख मिले। और इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत हम लोग देखते हैं कि आज तासुया की स्कूल सेरेमनी है, लेकिन उसे ऑडिटोरियम में नहीं बुलाया गया। मियुकी उससे कहती है तुमने तो एग्जाम में टॉप किया था, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताया कहता है सिर्फ पेपर वाले एग्जाम देकर मैं खुद को मैजिशियन साबित नहीं कर सकता। लेकिन मियुकी चाहती थी कि तासुया की स्किल्स को देखकर उसे भी बाकी मैजिशियन की तरह सम्मान मिलना चाहिए। तासुया को पता था कि वह उसकी काफ़ी चिंता करती है और ताया को भी उसकी उतनी ही चिंता थी। इसके बाद ताया नेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा होकर उसे निहार रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग एलाइट मैजिशियन बनने के लिए कदम रखते हैं। तभी सामने से एक लड़की आती है और वह कहती है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? लेकिन ताया कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। वह लड़की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है और उसका नाम मायुमी सागुसा है। तासुया उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और वहाँ से चला जाता है। जब वह ऑडिटोरियम में जाकर बैठता है तब उसके पास एक लड़की आकर बैठती है जो अपना नाम मिजुकी शिबाता बताती है और उसकी दोस्त का नाम एरिका होता है। इसके बाद सेरेमनी शुरू हो जाती है और स्टेज पर मियुकी को बुलाया जाता है। वह कहती है मैं नेशनल यूनिवर्सिटी का हिस्सा होने के लिए काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। कुछ देर बाद मिजुकी तासुया से पूछती है क्या मियुकी तुम्हारी सगी बहन है, क्योंकि तुम दोनों का ऑरा काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। ताया उसकी लोगों को पहचानने की स्किल्स की काफ़ी तारीफ करता है, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि कहीं मिजुकी हमारे सीक्रेट्स को जान ना ले। तभी वहाँ पर मियुकी भी आ जाती है और ताया उसे अपने नए दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट मायुमी भी आ जाती है और वह तासुया को खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब मियुकी तासुया के लिए कॉफ़ी बना रही होती है तो ताया उसे पूछता है तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो? मियुकी कहती है मुझे प्रिंसिपल का वेलकम कॉल आया था, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए एक वेलकम ईमेल तक नहीं किया और ये बात मैं अंदर से खाई जा रही है। ताया उसे समझाता है और कहता है तुम इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान मत दो और इन्हें इग्नोर करो। इसके बाद वे लोग एक टेम्पल जाते हैं जहाँ पर ताया के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन ताया उनसे काफ़ी अच्छी फाइट करता है। दूसरी तरफ हम लोग मियुकी को देखते हैं जो मिस्टर याकुम से, जो कि एक शिनोबी है, बातें कर रही होती है। मिस्टर याकुम कहते हैं तुमने पहली बार हाई स्कूल ड्रेस पहनी है ना? मियुकी कहती है हाँ, हमारी सेरेमनी कल ही हुई थी। इसके बाद याकुम काफ़ी अजीब बातें करने लगते हैं जिससे मियुकी काफ़ी ज़्यादा असहज हो जाती है। तभी पीछे से तासुया उन पर हमला कर देता है और कहता है आप उसे काफ़ी ज़्यादा डरा रहे हैं, और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन याकुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और अंत में तासुया काफ़ी ज़्यादा थक कर नीचे लेट जाता है। इसके बाद मियुकी उसके पास आती है और पूछती है तुम ठीक तो हो ना? तासुया कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। इसके बाद मियुकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और दोनों के कपड़े सही कर देती है। फिर वह कहती है तुम्हें भूख लग रही होगी, और वह मिस्टर याकुम को भी खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब स्कूल में तासुया रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है तो एक लियो नाम का लड़का उसे बताता है कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। लियो तासुया से उसके सिग्नेचर मैजिक के बारे में पूछता है, लेकिन ताया कहता है मैं एक मैजिक इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। तभी लियो और एरिका के बीच लुक्स को लेकर बहस छिड़ जाती है, लेकिन मिजुकी उन्हें शांत करा देती है। जब वे चारों मिलकर लंच करने जा रहे होते हैं तो उनके बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ मियुकी आती है उन्हें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन तभी उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वे कहते हैं तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए इन वीर्ड लोगों के पास। हमें कोर्स 1 और कोर्स 2 के बीच एक लाइन मेंटेन करके रखनी चाहिए। कोर्स 1 के स्टूडेंट कोर्स 2 के स्टूडेंट्स को काफ़ी नीचा मानते थे। इसी वजह से लियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शाम को जब सभी लोगों की छुट्टी हो जाती है तो मियुकी के क्लासमेट वापस से आते हैं और वे तासुया के सभी दोस्तों का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे लोग चाहते थे कि मियुकी उन लोगों से दूर रहे। लियो कहता है अगर तुम लोग इतने ज़्यादा ही सुपीरियर हो तो हमें साबित करके दिखाओ। तभी उनमें से एक लड़का लियो की तरफ अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन एरिका उसके सामने आकर उसे बचा लेती है। जब वे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसिल और डिसिप्लिन कमेटी की हेड मारी वनाबे आ जाती है और उन लोगों को रोक देती है। फिर वे सभी लोगों का स्टेटमेंट लेने के लिए उन्हें अपने साथ बुलाती हैं। तभी तासुया उनके पास जाता है और उनसे सॉरी कहता है यहाँ किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चल रही थी, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। और इसी के साथ लियो सभी लोगों को बचा लेता है। चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में मियुकी मारी से ताया की तरफ से माफ़ी मांगती है। उसके बाद बीच में मायुमी आ जाती है और वो ताया से कहती है कि स्कूल के नियमों के हिसाब से तुम किसी भी छात्र से उसका जादू नहीं देख सकते और यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जादू इस्तेमाल करने की कुछ सीमाएं होती हैं।
इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार कोई गलती मत करना। और क्योंकि मायूमी नहीं चाहती थी कि ताया को कोई सजा, इसलिए मारी कहती है कि अगर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं चाहती तो मैं भी तुम लोगों को माफ कर देती हूँ। फिर वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त वह तासुया से उसका नाम पूछती है। तासुया कहता है, मेरा नाम शिबा तासुया क्लास 1E से है। मारी कहती है, मैं तुम पर नजर रखूंगी, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मूकी के क्लास का वह लड़का ताया को अपना नाम शुन मोरासाकी बताता है, और वह कहता है, मैं मोरासाकी के मुख्य समूह का सदस्य हूँ, और वह वापस से उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम मित्सुई होना का होता है, और वह कहती है, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और आपने स्थिति को काफ़ी अच्छी तरह से संभाला। उसके बाद वह उसके साथ स्टेशन जाने के लिए पूछती है, और जब वे लोग जा रहे होते हैं तब मूकी उन्हें बताती है कि ताया ही ऐसा है जिसे सीआईडी के बारे में थोड़ी जानकारी है। उसके बाद एरिका तासुया से कहती है, क्या तुम मेरी सीआईडी के ऊपर भी थोड़ी नज़र डालोगे? तासुया कहता है, मेरे अंदर अभी इतना आत्मविश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे अनोखे सीआईडी को संशोधित कर पाऊँ। अगले दिन प्रेसिडेंट मायूमी खुद ताया से मिलने आती है, और वह मूकी को भी हाय करती है। वह मूकी के साथ लंच पर बैठकर कुछ बातें करना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आमंत्रित करती है, जहाँ पे सभी अधिकारी भी उनके साथ लंच करते हैं। उस टेबल पर सुजुने, मारी और अजुका बैठे होते हैं, जो कि किसी न किसी पद पर होते हैं। उसके बाद मूकी मारी से पूछती है, क्या आप अपना लंच खुद ही तैयार करती हैं? मारी कहती है, क्यों, तुम हैरान हो? ताया कहता है, नहीं, तुम्हारे हाथों की चोटों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि तुम कितना ज़्यादा खाना बनाती हो। उसके बाद मूकी ताया से कहती है, क्यों ना हम लोग भी कल से अपना लंच लेके आएं? तासुया कहता है, आइडिया बुरा नहीं है। ये सब देखकर सुजुने कहती है, तुम लोग भाई बहन से ज़्यादा कपल लगते हो। तासुया कहता है, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो अगर हमारा खून का रिश्ता ना होता तो हम सच में कपल होते। ये सुनकर मूकी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है, और सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। तासुया कहता है, बिल्कुल, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये सब सुनकर प्रेसिडेंट मायूमी कहती है, चलो मजाक बहुत हो गया, अब काम की बात करते हैं। और वह कहती है, हमें काउंसिल ऑफिसर चाहिए, तो क्या तुम बनना चाहोगी मूकी? मूकी कहती है, इस सम्मान के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी जगह मेरे बड़े भाई इस चीज़ के लिए ज़्यादा काबिल रहेंगे। यह सुनकर ताया कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? तासुया के मना करने के बावजूद मूकी काउंसिल लीडर से कहती है कि वह काफ़ी ज़्यादा काबिल हैं, और मेरे भाया इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यह सुनकर सुजुने कहती है, अगर हम चाहें भी तो हम कोर्स 2 के छात्र को स्टूडेंट काउंसिल का सदस्य नहीं बना सकते, यह स्कूल के नियमों के खिलाफ है। यह सुनकर मायूमी कहती है, तो फिर तय रहा मूकी, अब से तुम स्टूडेंट काउंसिल की सदस्य हो। और मूकी भी इसे स्वीकार कर लेती है। फिर मारी कहती है, वैसे एक चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं, मैं अनुशासन समिति के लिए भी एक सदस्य ढूंढ रही हूँ, और भले ही स्कूल के नियमों के खिलाफ हो, लेकिन अनुशासन समिति के अंदर कोर्स 1 या कोर्स 2 जैसी कोई भी अनिवार्यता नहीं है। उसके बाद मारी ताया को अनुशासन समिति का सदस्य बना देती है। तासुया कहता है, पर मेरा मत तो सुन लो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अनुशासन समिति के सदस्य की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। मायूमी ताया से कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनुशासन समिति के सदस्य की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होती है, उन्हें स्कूल के सभी छात्रों को नियमों का पालन करवाना होता है। उसके बाद अजुका उसे बताती है कि अगर स्कूल के अंदर कोई भी नियमों के खिलाफ जादू का उपयोग करेगा तो तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। ताया कहता है, इसका मतलब अगर कोई भी जादू का उपयोग करके लड़ता हुआ पाया गया तो मुझे उसे रोकना पड़ेगा, भले ही उन्हें रोकने के लिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों करना पड़े। मारी कहती है, हाँ चलो, बाकी काम हम स्कूल के बाद पूरा करेंगे। उसके बाद सीन बदलता है, जहाँ तासुया एरिका और शिबाता से कहता है, मैंने अनुशासन समिति को ज्वाइन कर लिया है। इस पर एरिका कहती है, इसमें तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाली है, क्योंकि तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा अनुशासन में रहना होगा। और ये कहने के बाद वह एक पावर पैनल के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपने जादू को मापने की कोशिश करती है। इस पैनल के अंदर डिस्क जितनी आगे जाती है, उस जादूगर के अंदर उतनी ज़्यादा ताकत होती है। एरिका के बाद तासुया उस पैनल के ऊपर हाथ रखता है और वह डिस्क थोड़ी सी आगे जाती है। इसका मतलब ताया के अंदर सामान्य जादू काफ़ी कम है। तासुया अपने मन में कहता है, मैं अभी भी सामान्य जादू का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ सीन बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कि तासुया और मूकी स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आते हैं, जहाँ सभी लोग तासुया और मूकी को उनकी नई पोस्ट के लिए बधाई दे रहे होते हैं। तभी वहाँ एक इंजू नाम का लड़का आता है, जो तासुया को देखकर कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो एक वीड है। इस पर अनुशासन समिति की लीडर कहती है, तासुया अनुशासन समिति का सदस्य है। जिस पर वह कहता है, क्या आपको नहीं पता मैडम, ये एक वीड है और वीड का शक्ति स्तर हमारे शक्ति स्तर से काफ़ी कम होता है। इस पर मारी कहती है, ऐसा नहीं है, तासुया अलग है। तभी मूकी भी बोल पड़ती है, तुम्हें क्या पता कि मेरे भाई का क्या स्तर है? जिस पर वह लड़का कहता है, तुम सिर्फ अपने भाई को बढ़ावा देने के लिए झूठ बोल रही हो। तभी ताया कहता है, तुमने मेरी बहन को झूठा कैसे कह दिया? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। और तासु की ये बात सुन के काउंसिल के सारे मेंबर हैरान हो जाते हैं कि तासु एक वीड होने के बावजूद एक ब्लूम को हराने की बात कर रहा है। ये सुनकर वो ब्लूम लड़का भी कहता है, ओ वीड, मैं तुझे मसल के रख दूंगा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ डिसिप्लिन काउंसिल की लीडर उन्हें रूल्स बता रही होती है।
इस लड़ाई के दौरान कोई भी अपने वेपन्स का यूज नहीं करेगा और जो भी पहले नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। इसी बीच वो ब्लूम लड़का अपने मन में सोच रहा होता है, मैं एक वीड से तो नहीं हारने वाला। सबसे पहले मैं उसके ऊपर फायर करूंगा, जैसे ही वो डॉज करेगा मैं अपने मैजिक का यूज करूंगा जिससे वो नीचे गिर जाएगा और जीत मेरे कदमों में होगी। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तासु या लाइट की स्पीड से उस ब्लूम लड़के पर हमला करता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो नॉकआउट होकर नीचे गिर जाता है और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 की शुरुआत। सभी लोग तासु की ताकत देखकर हैरान थे। एक वीड ने एक ब्लूम को कैसे हरा दिया। तभी वे तासु से पूछते हैं, आखिर ये कौन सा मैजिक स्पेल था या फिर ये कौन सी पावर थी जिससे तुमने ब्लूम को हरा दिया। तासु मुस्कुराकर जवाब देता है, कोई सुपर पावर या मैजिक नहीं, ये मेरी रॉ स्ट्रेंथ थी। यानी तासु नॉर्मली ही इतना तेज और ताकतवर था। ये सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर सुजुने अपने मन में सोचती है, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज था। मैंने आज तक किसी भी इंसान को अपनी रॉ स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा फास्ट नहीं देखा। तभी हाजो निराश होकर कहता है, क्या फायदा ब्लूम होने का जब मैं एक वीड से हार गया। उसी बीच मायूमी वहां आकर हाजो से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। हाजो जवाब देता है, हाँ मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वह मूकी से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और मूकी उसे माफ कर देती है। हाजो तासु की ओर देखता है लेकिन कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस में डिसिप्लिन काउंसिल की मेंबर तासु से कहती है, हम लोग काफी ज्यादा भटक चुके हैं, हमें ऑफिस जाना चाहिए तासुया। अगले सीन में हम तासुया और मारियो को डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस में देखते हैं। तासु पूरे ऑफिस की हालत देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, डिसिप्लिन काउंसिल का ऑफिस, वो भी इतना अनडिसिप्लिन। वह गंदगी देखकर कहता है, एक मैजिक इंजीनियर होने के नाते मैं इस जगह पर काम नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मारी और तासु डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस को ठीक करने में जुट जाते हैं और हर चीज को उसकी सही जगह पर लगा रहे होते हैं। जब वे लोग सफाई कर रहे होते हैं तब डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस के अंदर 2 लड़के आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का आते ही मारी को बहना कहकर बुलाता है और दूसरा लड़का मारी से कहता है, हमने पेट्रोलिंग के दौरान किसी को भी डिसिप्लिन तोड़ते हुए नहीं देखा। यह सुनते ही मारी गुस्से में अपने भाई को मारने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बहना कहकर मत बुलाया करो। मार खाने के बाद भी वह लड़का तासु को देखता है और पूछता है, मिस चेयरमैन ये कौन है। मारी जवाब देती है, ये डिसिप्लिन काउंसिल का नया मेंबर है। यह सुनकर मारी का भाई तासु को गौर से देखने लगता है और तुरंत समझ जाता है कि तासु कोई ब्लूम नहीं है। वह तुरंत अपनी बहन से पूछता है, क्या यह डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर बनने के लायक भी है। मारी आत्मविश्वास से जवाब देती है, तासु ने हाजो को सिर्फ एक झटके में हरा दिया। यह सुनकर कि एक वीड ने एक ब्लूम को हरा दिया, वे दोनों लड़के पूरी तरह चौंक जाते हैं और इस पर विश्वास नहीं कर पाते। अगले सीन में वे दोनों जो खुद भी ब्लूम थे तासु के पास आते हैं और हाथ मिलाते हुए कहते हैं, हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा तासु। और इसी के साथ सीन बदल जाता है। रात का सीन दिखाया जाता है जहां तासु अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी पीछे से मूकी आकर उसे हग कर लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, भैया मुझे इस तरह से एम्बैरेसिंग नज़रों से देखना पसंद नहीं। फिर वह शरारती अंदाज में पूछती है, वैसे आपको किस तरह की लड़कियां पसंद हैं, मिस मायूम जैसी या फिर मिस मारी ज़्यादा पसंद हैं। मैंने आपकी बातें सुनी थी, आप उनसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज होकर बातें कर रहे थे। वह आगे कहती है, वैसे तो दोनों ही काफ़ी सुंदर हैं। तासु उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहता है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मूकी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं, मैं जानती हूँ कि आपने उन दोनों लड़कियों को गलत नज़रों से देखा। फिर वह चिढ़ाने वाले अंदाज में कहती है, इसीलिए मैं आपको सजा दूंगी। इसके बाद मूकी अपना फ़ोन निकालती है और एक स्पेल कास्ट करती है जिससे तासु अचानक नीचे गिर जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही तासु की आंखें खुलती हैं वह अपने सामने मूकी को खड़े देखता है। मूकी हंसते हुए कहती है, कैसा लगा मेरा मजाक भैया। और इसी के साथ सीन बदल जाता है। अब तासु डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग में बैठा होता है। मारी वहां खड़े होकर सभी को बताती है, मेरे पास 2 नए मेंबर्स हैं। लड़के को खड़ा करके कहती है कि तासुया फ्रॉम वीड और शुन मोरोसाकी फ्रॉम ब्लूम, ये हमारे डिसिप्लिन कमेटी के नए मेंबर्स हैं। और एक वीड को मेंबर बनता हुआ देख वहाँ के कुछ मेंबर्स मारी से कहते हैं कि क्या ये हमारे कुछ काम आएगा, जिस पर मारी कहती है, हाँ तासुया इस काम के लिए वर्थ इट है। मैंने खुद तासुया की स्किल्स देखी हैं। और ये कहने के बाद मारी और बाकी लोग सैल्यूट करके इस मीटिंग को खत्म कर देते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो मारी तासुया को उसके नए गैजेट्स के बारे में बताती है और कहती है कि तुम आज से इन डिवाइसेज का यूज़ करोगे, ये तुम्हारी पावर्स को एनहांस करेंगे। जिस पर तासुया कहता है कि क्या वह एक साथ 2 CID डिवाइस को यूज़ कर सकता है। यह सुनकर मारी थोड़ी हिचकिचाती है और फिर उसे हाँ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरोसाकी तासुया से कहता है कि तुम एक वीड हो, क्या तुम एक साथ 2 CID डिवाइसेज का यूज़ कर सकते हो। इस बीच स्पोर्ट्स एरिया के अंदर एक फेस्टिवल चल रहा होता है और उस फेस्टिवल के दौरान तासुया भी अपनी डिसिप्लिन कमेटी की ड्यूटी निभा रहा था। तभी तासुया देखता है कि कुछ लोग मिलकर एरिका को परेशान कर रहे हैं और उसे अपने क्लब में आने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। ये देखकर तासुया एरिका की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने CID डिवाइस का इस्तेमाल करके एरिका को बचाकर वहां से निकाल लेता है। इसी दौरान एरिका की शर्ट के 2 बटन खुल जाते हैं और तासुया शर्मा कर अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर एरिका पूछती है, हे तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। तासुया जवाब देता है,
थोड़ा सा देख लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि तासुया और एरिका एक केंडो मैच देखने आए होते हैं, और इसी बीच तासुया देखता है कि मैच के दौरान एक लड़का सीआईडी डिवाइस का यूज करके जीतने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखने के बाद तासुया एक डिसिप्लिन कमेटी मेंबर होने के नाते उस लड़के को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। लड़का तासुया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तासुया बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद तासुया डिसिप्लिन कमेटी में कॉल करके कहता है कि मैंने एक लड़के को फाइट के दौरान क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए पकड़ा है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तासुया और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स एक जगह पर हैं, जहां स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट तासुया से कहती है, आखिरकार तुमने किरिहारा को क्यों पकड़ा? तासुया जवाब देता है, मैंने मिस्टर किरिहारा को रंगे हाथों डिवाइस का उपयोग करते हुए देखा था और वह इसका उपयोग चीटिंग करने के लिए कर रहा था। इसी वजह से मैंने उसे पकड़ा है। और यह सब सुनकर मारी जीमनजी से कहती हैं, आपका इस पर क्या कहना है? इसी बीच तास मिस्टर जेमोनजी को देखकर अपने मन में कहता है, इसकी बॉडी तो मेरी बॉडी की तुलना में पहाड़ जैसी है, और मुझे लगता है कि यह काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है, इसलिए मुझे इससे बचकर रहना होगा और इसे जल्दी से जल्दी सरपास करना होगा। जिस पर मिस्टर जेमोनजी कहते हैं, इस बार तो मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही है, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि कोई भी डिसिप्लिन ना टूटे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ताया को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था। वहाँ तासु अपने दोस्तों को बताता है कि आज उसकी लड़ाई किरिहारा से हुई थी, डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से। जिस पर लियोनहार्ट कहता है, हाँ मैंने सुना है, लेकिन किरिहारा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तासुया, आखिरकार तुमने उसे हराया कैसे? इस पर मूकी कहती है, मेरे भैया को कोई नहीं हरा सकता, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जिस पर शिबाता कहती है, मुझे पता है मूकी, तुम्हारा भाई रॉ स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी यह तासु के लिए मुश्किल होना चाहिए था, क्योंकि किरिहारा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इस बात पर मूकी कहती है, मेरे भैया बहुत पावरफुल हैं, इसी वजह से तो मैं उन्हें इतना पसंद करती हूँ। ये सब देखकर लियोनहार्ट कहता है, अरे यार, तुम्हारी ये सब हरकतें देखकर मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम दोनों भाई बहन हो। तभी एरिका लियोनहार्ट से अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और कहती है, उन्हें अपना समय बिताने दो। ये सुनकर मूकी कहती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद लियोनहाया से कहता है, तुम कुछ कास्ट जैमिंग के बारे में बात कर रहे थे ना? जिस पर ताया कहता है कि कास्ट जैमिंग एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैजिक है, और जब दो सीआईडी डिवाइस एक साथ मिलकर इस मैजिक को परफॉर्म करते हैं तब एक पीजीएम वेव्स निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ये बात सुनकर लियोनहार्ट कहता है, हाँ मैंने भी दो सीआईडी डिवाइस को एक साथ इस्तेमाल होते हुए देखा है और उनके बीच में पीजीएम वेव्स को महसूस किया है। जिस पर एरिका कहती है, तुम अपने आप को ज़्यादा महान समझते हो क्या? इस पर लियोनहार्ट एरिका से कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है लड़की? और वे दोनों लड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी शिबाता उन्हें शांत करा देती है। साथ ही में ताज दबी हुई आवाज़ में लियोनहार्ट से कहता है, मैंने शिबाता से लड़ाई के दौरान दो सीआईडी डिवाइस का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से मैं उस वेव को एक्टिवेट कर पाया। ये सब सुनकर लियोनहार्ट कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दबी हुई आवाज़ में ये सब क्यों कह रहे हो? जिस पर एरिका कहती है, अरे बेवकूफ़, तुम्हें नहीं पता? एक वीड एक साथ दो सीआईडी डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकता। अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो हमारे लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसी बीच शिबाता तासुया की तारीफ करते हुए कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो तासुया, मतलब तुम एक वीड होकर भी दो सीआईडी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी बीच मूकी वापस से अपने भाई की तारीफों के पुल बांधने लगती है और कहती है, यह तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है मेरा भाई किसी के हमला करने से पहले ही यह पता लगा सकता है कि वो क्या हमला करने वाला है। मूकी की इन्हीं बातों के बीच हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां हम ताया को देखते हैं जो कि इस वक्त फेस्टिवल के अंदर घूम रहा था। लेकिन इसी बीच उसके पास डिसिप्लिन कमेटी से एक मैसेज आता है, जो कि एक वॉइस मैसेज था, और उसमें उसे बताया जाता है कि जिम्नेजियम्स के पास डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर मौजूद हैं और वे वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे ही ताया इस बारे में सुनता है, वो जिम्नेजियम्स बिल्डिंग के पास पहुंचता है। तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है, और इससे पहले कि ताया उस पर जवाबी हमला कर सके, वो आदमी वहां से भाग जाता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां ताया उसी बंदे के बारे में सोच रहा था। तभी ताया के क्लासमेट्स वहां कर उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, तुम तो कमाल के हो ताया, लिटरली तुम बिना मैजिक का इस्तेमाल किए अपनी रॉ स्ट्रेंथ से ही लोगों की बैंड बजा रहे हो, तुम सच में कमाल के हो यार, और तुम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए हो। ये सारी बातें मुंह की भी दीवार के पीछे छुपकर सुन रही थी, जिसे ताया देख लेता है। उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि तासु और मूकी कहीं जा रहे थे। तभी ताया को रास्ते में मीबू मिल जाती है। ताया ने मीबू की किरिहारा से लड़ाई में मदद की थी, इसी वजह से वह उसे थैंक यू बोलती है। ताया कहता है, ये तो मेरा फर्ज था। फिर मीबू ताया से पूछती है, क्या हम लोग साथ में कुछ देर हैंग आउट कर सकते हैं? जिस पर ताया कहता है, फिलहाल तो मैं बिजी हूँ, लेकिन क्या तुम 15 मिनट वेट कर सकती हो? मीबू कहती है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा कैफ़े में इंतज़ार करूंगी। जब ताया वहाँ से जा रहा होता है, तभी मूकी तासु से कहती है, भैया आप मिस मीबू के पास जा रहे हैं ना? मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। आपने बहुत जल्दी स्कूल में अपनी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बना ली है, और मुझे इस बात का डर है कि अगर किसी को आपकी असली पावर्स के बारे में पता लग गया तो लोग आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा। ताया कहता है, चिंता मत करो बहना, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ।
उसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम ताया और मीबू को एक साथ देखते हैं। वहाँ ताया मीबू से कहता है, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिस पर मीबू कहती है, यार क्या कहूँ मैं तुमसे, मुझे डिसिप्लिन कमेटी वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मतलब कितने नालायक हैं यार, काम कुछ करते नहीं, आखिर वो काहे के ब्लूम हैं। तुम्हें एक वीर होकर भी उनका काम करना पड़ रहा है। डिसिप्लिन कमेटी के सभी लोग बिल्कुल कामचोर हैं। जिस पर ताया कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी डिसिप्लिन कमेटी का एक मेंबर हूँ। ये बात सुनकर मीबू कहती है, क्या तुम एक वीर होकर भी डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर हो? ओह, मतलब मैं कह रही थी कि डिसिप्लिन कमेटी के लोग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं यार। डिसिप्लिन कमेटी तो बेस्ट है। ये कहने के बाद मीबू ताया से कहती है, असल में मैं तुमसे ये कहने आई थी कि क्या तुम हमारी टीम के लिए केंडो ज्वाइन कर सकते हो? ये बात सुनकर तास कहता है, नहीं, मैं डिसिप्लिन कमेटी में ही ठीक हूँ। ये सुनकर मीबू कहती है, नहीं, तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन करनी होगी तासुया, वरना हम कैसे साबित करेंगे? तासुया कहता है, मैं समझा नहीं, तुम क्या साबित करना चाहती हो? मीबू कहती है, अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो हम लोगों को ये साबित कर पाएंगे कि लोग बिना अपने मैजिक के भी केवल अपनी रॉ स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इससे हम लोगों को एक्सरसाइज और वर्कआउट की तरफ अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। ये बात सुनकर ताया कहता है, तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? तासुया के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मीबू को देखते हैं। उसी वक्त मीबू के पास एक चश्मे वाला आदमी आता है और वह मीबू से कहता है, मीबू तुम्हें कुछ भी करके मुझे ताया की पावर्स लाकर देनी होंगी। उस आदमी के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं तासुया को, जो मूकी से कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में ब्लैक चेन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स हमारे स्कूल में भी हैं। इन्हीं में से एक मेंबर ने आज मुझ पर हमला करने की कोशिश की। इसी के साथ तासुया कहता है, इस स्कूल का भविष्य काफ़ी खतरे में है और यह चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की शुरुआत हम देखते हैं तासुया को, जो मैजिक इंडिकेटर के अंदर अपने मैजिक को नाप रहा था। तासुया के मैजिक स्किल का उपयोग करने के बाद शिबाता कहती है, इस बार तुम्हारा मैजिक स्किल काफ़ी अच्छा आया है। जिस पर ताया कहता है, हाँ, 3 बार लगातार इस्तेमाल करने के बाद अब जाकर स्किल थोड़ी अच्छी आई है। इसके बाद शिबाता ताया से कहती है, कितना अच्छा होगा ना अगर तुम अपने मैजिक को भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ। तुम्हारी रॉ स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हारा मैजिक भी पावरफुल हो गया तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इवन तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम अपने मैजिक को भी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते हो। जिस पर ताया कहता है, आखिर तुम्हें ही कैसे पता? तो शिबाता कहती है, जब तुमने अपना पहला अटेम्प्ट किया था तो तुम्हारी मैजिक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन तुमने एक ही बार में सीखा और दूसरी बार में अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तीसरी बार में तो तुम्हारी स्पीड बिल्कुल प्रोफेशनल मैजिशियन की तरह हो गई थी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपने मैजिक के ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल पा सकते हो। यह बात सुनकर तासुया शिबाता से कहता है, तुम्हारी आंखें तो काफ़ी शार्प हैं। इसी के साथ तासुया शिबाता को एक मैजिक एग्जाम्पल देता है, जब भी हम किसी अंडे को जादू की मदद से उठाने की कोशिश करते हैं तब हम उसके ऊपर एक से ज़्यादा मैजिक का उपयोग करते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसके गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन लड़ाई में ऐसा नहीं होता। लड़ाई के दौरान हम लोग बिना सोचे समझे सामने वाले पर हमला करके उसे हराने की सोचते हैं, ये सोचे बिना कि हमारा मैजिक कितना इंप्रूव हुआ है। हम बस उसके ऊपर हमला करके उसे हराना चाहते हैं। लेकिन मैं लड़ाई के दौरान एक से ज़्यादा मैजिक का इस्तेमाल करने की सोचता हूँ ताकि मैं इंप्रूव हो सकूँ। ये बात सुनकर शिबाता कहती है, ये तो कमाल का है, मतलब तुम 5 स्पेल को एक साथ इस्तेमाल करते हो? जिस पर ताया कहता है, हाँ। इसी के साथ तासुया शिबाता से पूछता है, आखिरकार तुम मैजिक को क्यों सीखना चाहती हो? जिस पर शिबाता कहती है, मैं मैजिक को इसलिए सीखना चाहती हूँ ताकि इस मैजिक की मदद से अपनी आंखों की शक्तियों को और बढ़ा सकूँ और फिर मैं इन आंखों की मदद से और भी ज़्यादा पावर गेन कर पाऊँ। शिबाता की इन्हीं बातों के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम तासुया और मीबू को देखते हैं। मीबू तासुया से कहती है, मैं इस स्कूल की सारी कठिनाइयों को हटा देना चाहती हूँ तासुया, लेकिन ये मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती, मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पर ताया कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम इसे थोड़ी आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकती हो? मीबू कहती है, मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों को एक साथ होना चाहिए, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पर तासुया कहता है, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। यह कहने के बाद ताया वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम तासुया को कैंटीन में देखते हैं। तभी माइक से अनाउंसमेंट होता है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इस क्लास को हाईजैक करके रखेंगे, हमारी मांगें पूरी करो। यह सब सुनकर तासुया वहाँ से उठकर चला जाता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम प्रेसिडेंट और मारी को देखते हैं। कुछ देर में वहाँ तासुया और मूकी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मारी तासुया से कहती है, तुम लेट हो तासुया। जिस पर ताया कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन यह समय ऐसी बातें करने का नहीं है। अब ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उन लोगों को रूम से बाहर निकालने का? जिस पर मारी कहती है, नहीं, मेरे पास उन्हें रूम से बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही मारी कहती है, उन लोगों ने मास्टर की से गेट को भी लॉक कर रखा है। यह सुनकर तासुया मिस्टर जिनमोन से कहता है, आखिर तुम्हारा इस पर क्या कहना है? तो जिनम जी कहता है, हमें इस वक्त कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, हमें उस पर सोच विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। और यह सुनकर ताया को एक आइडिया आता है और वह मीबू को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता है मीबू, तुम अंदर ही हो और ये सब तुम ही करा रही हो, तो तुम बाहर आ जाओ।
हम लोग तुम्हारी मांगों को पूरा कर देंगे और हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मांगें जायज़ हैं, कुछ गलत नहीं है। ताया के मुंह से यह सुनने के बाद मीबू दरवाज़ा खोल देती है, पर जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है डिसिप्लिन कमेटी के सारे मेंबर्स मीबू के सारे साथियों को पकड़ लेते हैं। ये सब देखने के बाद मीबू तासुया का कॉलर पकड़कर कहती है, मुझे ऐसा लगा था तासुया कि तुम इनकी तरह नहीं होंगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। मीबू की ये बात सुनकर जिनम जी कहता है, ऐसा नहीं है, हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली है और हम उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन भी लेंगे। मिस्टर जिनम जी के ये कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ताया, मूकी और प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जहां ताया मिस प्रेसिडेंट से पूछता है, क्या सच में डिसिप्लिन कमेटी के लोग मीबू की बात पर एक्शन लेंगे? जिस पर मिस प्रेसिडेंट कहती है, मीबू का मानना है कि डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर सारे ब्लूम से भरे हुए हैं और ब्लूम्स अपने आप को हमेशा से महान मानते आए हैं। वे हमेशा से वीड्स को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और मीबू चाहती है कि सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार हो, ना कोई वीड हो और ना ही कोई ब्लूम हो। और रही बात कि मीबू की इस मांग पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं, तो इस पर आज शाम को एक डिबेट होने वाली है डिसिप्लिन कमेटी में। इसी के साथ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि डिबेट में आखिर क्या होने वाला है। कुछ बच्चे ये कह रहे होते हैं कि मीबू सही कह रही है, हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ब्लूम लोग कहते हैं, वीड वालों के साथ सही व्यवहार हो रहा है, उन्हें जादू वादू तो आता नहीं, हम लोग उनसे सुपीरियर हैं, उनके साथ सही व्यवहार हो रहा है। इन्हीं बातों के बीच हम लोग शिबाता को देखते हैं, जो कि एक चश्मे वाले आदमी से बातें कर रही थी। पर इसी बीच शिबाता को बातें करते हुए तासुया देख लेता है और तासुया उस चश्मे वाले आदमी को देखते ही समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने प्रीवियस एपिसोड में तत्वा के ऊपर हमला किया था। और ये सोचते हुए तासुया शिबाता से पूछता है, कैसी हो तुम? जिस पर शिबाता कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ तासुया। वह चश्मे वाला व्यक्ति तासुया को देखकर शिबाता से कहता है, शिबाता मुझे कुछ काम है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और यह कहकर वह चश्मे वाला व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद तासुया शिबाता से पूछता है, वह कौन था? तो शिबाता बताती है, वह कैंडो टीम का लीडर है और उसके पास मेरे जैसी ही शक्तियाँ हैं। उसकी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। यह सुनकर तासुया कहता है, हाँ मैंने देखा, उसने भी तुम्हारी तरह चश्मा लगा रखा था। और तभी तासुया अपने मन में कहता है, सेम पावर लाइक शिबाता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, जहां हम ताया और मूकी को देखते हैं, जो अपने मास्टर के पास बैठे हुए थे। वहां तासुया अपने मास्टर से पूछ रहा होता है, क्या आप सुका नाम के किसी चश्मिश लड़के को जानते हैं? तासुया का मास्टर कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। सुकासा किनो, उसे किनो ई कमोना के नाम से भी जानते हैं। उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी के पास भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, वे बिल्कुल आम परिवारों की तरह थे, लेकिन उसकी आंखें उसे उसके एंसेस्टर से मिली हैं। ताया कहता है, क्या आपको पहले से पता था कि मैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ? तासुया का मास्टर कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो उसे पहले से जानता था। यह बात सच है कि मैं एक मंक हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं एक शिनोबी हूँ। जो भी लोग आगे जाकर सोसाइटी के लिए समस्या बन सकते हैं, मैं उन सभी लोगों का इतिहास याद रखता हूँ। इसके बाद मूकी अपने मास्टर से पूछती है, क्या सुकासा का ब्लांच से कोई संबंध है? उनका मास्टर बताता है, सुकासा का जो स्टेप ब्रदर है वह ब्लांच की जापानी ब्रांच का लीडर है और वह कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी करवाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ लोगों को रिंग्स बांट रहा था और मीबू भी उन लोगों में से एक थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां हम डिसिप्लिन काउंसिल की डिबेट को देखते हैं। उस डिबेट के दौरान एक वीर वाला लड़का कहता है, हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, हमें कुछ भी नहीं समझा जाता। ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम कोई बीमारी हो। आखिर हमारे साथ ये भेदभाव कब तक चलता रहेगा? उसके बाद स्पीच देने के लिए प्रेसिडेंट मायोमी आती है और कहती है, मैं इस बात को नहीं नकार सकती कि स्टूडेंट्स के बीच में भेदभाव होता है। ब्लूम और वीड स्टूडेंट काउंसिल डिसिप्लिन कमेटी ने इन शब्दों को बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। मैं इस स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते चाहती हूँ कि हम लोग अपने बीच से इस भेदभाव की दीवार को गिरा दें, चाहे कोर्स 1 हो या फिर कोर्स 2। आखिरकार हम सभी इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। हमारे लिए वह समय ज़्यादा मायने रखता है जो हम यहाँ पर बिता रहे हैं, क्योंकि हम मिलकर जो भी कीमती यादें बनाएंगे वे हमें हमेशा याद रहेंगी। ये बातें सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक स्कूल पर हमला हो जाता है, जिससे स्टूडेंट काउंसिल में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इसी बीच हम देखते हैं कि एक जहरीला स्मोक ग्रेनेड स्टूडेंट काउंसिल के बीच में आकर गिरता है। लेकिन उसी समय हाजो अपने मैजिक का उपयोग करके उस ग्रेनेड को बाहर फेंक देता है। हाजो की तेज प्रतिक्रिया देखकर तासुया काफी प्रभावित होता है, लेकिन हाजो उसे अनदेखा कर देता है। इसके बाद कई सारे आतंकवादी अंदर आने लगते हैं, लेकिन मारी एक ही बार में उन्हें रोक देती है। तासुया कहता है, MID फील्ड, क्या इसने अभी गैस मास्क की हवा की जगह नाइट्रोजन भर दिया है? वह इससे और भी ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर काफी खतरनाक लड़ाई चल रही है और एक व्यक्ति स्कूल के ऊपर रॉकेट लॉन्चर दागता है। तासुया मारी से कहता है, मैं बाहर की स्थिति संभालने जा रहा हूँ। तभी मूकी भी कहती है, मैं भी चलूंगी। मारी कहती है, ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। चैप्टर 7 की शुरुआत हम लियोन हार्ट को देखते हैं, जो आतंकवादियों से लड़ रहा होता है। तभी एक आतंकवादी पीछे से उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन मूकी आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद लियोन हार्ट, तासुया और बाकी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहां एरिका बताती है कि इन आतंकवादियों में से एक आतंकवादी मीबू भी है।
ये सभी लोग मिलकर प्रयोगशाला पर कब्जा करना चाहते हैं। उसी समय वहाँ खड़ी डॉक्टर इस बात का खुलासा करती है कि जो आतंकवादी बाहर हैं वे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हैं। असली आतंकवादी तो पहले ही स्कूल के अंदर घुस चुके हैं और ये सब वे मीबू की मदद से कर पाए हैं। इसके बाद डॉक्टर कहती है, अगर हो सके तो मीबू को माफ़ कर देना, वह सिर्फ नादानी में यह सब कर रही है। यह सुनकर ताया कहता है, क्या आप मुझे अच्छे से समझा सकती हैं कि आखिरकार हुआ क्या है? यह सुनकर डॉक्टर कहती है, असल में मीबू पिछले साल की कैंडो विनर रही थी और विनर बनने के बाद वह क्लास 2 में जाना चाहती थी, लेकिन उसके वीर होने की वजह से डिसिप्लिन कमेटी के लोग और बाकी लोगों ने उसे क्लास में नहीं जाने दिया और इसी कारण वह यह सब कर रही है। यह सुनकर ताया कहता है, यह सब मैं नहीं जानता, मीबू ने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। यह कहकर ताया वहाँ से जाने लगता है। तभी ताया के पीछे से लियोनहार्ट कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं बन रहे हो तासुया। यह सुनकर तासुया लियोनहार्ट से कहता है, सहानुभूति दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। यह कहकर तासुया, एरिका, मूकी और लियोनहार्ट आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ लियोनहार्ट ताया, मूकी और एरिका को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उन्हें कवर दे रहा होता है। इसी बीच एरिका देखती है कि लियोनहार्ट वॉइस कमांड से अपने CID का उपयोग कर सकता है। यह देखकर वह तासुया से पूछती है, आखिरकार ये मैजिक स्पेल क्या है? ताया कहता है, लियोनहार्ट असल में 10 साल पुराना फाइटर है और वह सभी वीड्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। यह सब कहते हुए ताया लियोनहार्ट से कहता है, हम सब लोग लेबोरेटरी की तरफ जा रहे हैं, तुम बाहर के सभी आतंकवादियों को संभाल लेना। जिस पर लियोनहार्ट कहता है, शौक से, तुम लोग आराम से जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। अगले सीन में हम तासुया, एरिका और मूकी को देखते हैं जो स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं। वहाँ तासुया अपने मैजिक स्पेल का उपयोग करके स्कूल के अंदर छिपे सभी आतंकवादियों को देख रहा होता है। तासुया की यह शक्ति देखकर एरिका कहती है, यह तो लाजवाब है, तुम्हारी ये नेविगेटर स्किल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, हम इसकी मदद से किसी भी आतंकवादी को कहीं भी पकड़ सकते हैं। इसी बीच मूकी कहती है, आखिरकार ये सारे आतंकवादी रीडिंग रूम में क्या कर रहे हैं? ताया कहता है, ये लोग ज़रूर मैजिक यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा रहे होंगे। तभी एरिका आगे बढ़ती है और कुछ लोगों पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देती है। उसी समय वहाँ एक और लड़का आ जाता है और एरिका उससे भी लड़ने लगती है। एरिका कहती है, इन्हें तो मेरे ऊपर छोड़ दो। ताया कहता है, ठीक है। इसके बाद तासुया और मूकी अपने मैजिक का उपयोग करके सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम मीबू को देखते हैं जो कुछ आतंकवादियों के साथ थी और वे लोग मिलकर यूनिवर्सिटी का डाटा चुरा रहे थे। वहीं मीबू सोच रही होती है, मैं तो मैजिक से होने वाले भेदभाव को रोकना चाहती थी, लेकिन यह सब जो हो रहा है वही है जो मैं चाह रही थी। इसी बीच मीबू के पास खड़े लोगों में से एक व्यक्ति कहता है, हमारा काम बस पूरा होने ही वाला है। लेकिन तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से ताया और मूकी आ जाते हैं। ताया उन लोगों की तरफ गन पॉइंट करके कहता है, तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, तुम्हारा गेम यहीं पर खत्म हो चुका है। पर तभी वहाँ खड़ा हुआ एक आदमी अपनी गन निकालकर तासुया की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, मैं तुझे बताता हूँ कि किसका गेम खत्म हुआ है। यह कहकर वह ताया पर हमला करने ही वाला होता है। तभी मूकी सामने आ जाती है और तासुया को बचा लेती है। वह अपने मैजिक स्पेल से उस आदमी के पूरे हाथ को जमा देती है, जिससे वह गन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके बाद मूकी उस आदमी से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हमला करने की? फिर ताया मीबू को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ मीबू, तुम्हारे साथ ब्लूम लोगों ने काफ़ी गलत किया है, लेकिन परेशानियाँ किस किस जीवन में नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत का साथ देने लग जाओ। तासुया की इस बात पर मीबू कहती है, तो तुम क्या कहना चाहते हो तासुया, कि यह भेदभाव सही है? तुम्हें पता भी है कि इस भेदभाव की वजह से मैंने क्या क्या झेला है। मेरा सपना था कैंडो वॉरियर बनने का, लेकिन इस वीड और ब्लूम के भेदभाव के चक्कर में मैं कभी भी कैंडो वॉरियर नहीं बन पाऊंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ब्लूम वाले वीड्स को कीड़ा समझते हैं और वीड्स के टैलेंट को दबाने की कोशिश करते हैं। मीबू की इस बात पर मूकी कहती है, हाँ हम समझ सकते हैं मीबू, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मीबू और मूकी की इसी बातचीत के बीच दो टेररिस्ट तासुया पर हमला कर देते हैं, लेकिन तासुया एक ही झटके में उन्हें हरा देता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मीबू वहाँ से भाग जाती है। मीबू को भागता देख मूकी ताया से कहती है, आपने उसे भागने क्यों दिया? ताया कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी नीचे एरिका है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह मीबू को हिलने भी नहीं देगी। दूसरी ओर जैसे ही मीबू बाहर जाने की कोशिश करती है, रास्ते में उसे एरिका मिल जाती है। एरिका कहती है, आखिरकार तुम कौन हो? मीबू कहती है, तुम्हें इससे क्या लेना? एरिका जवाब देती है, मेरा नाम एरिका शिबा है, मैं क्लास 1 की स्टूडेंट हूँ और तुम ज़रूर साक मीबू हो, है ना? मीबू कहती है, तो? एरिका कहती है, नहीं, बस मुझे कंफर्म करना था। इसके बाद वह एक लोहे की तलवार फेंकते हुए कहती है, तुम एक कैंडो फाइटर हो ना, चलो फिर थोड़ी सी सीरियस स्वॉर्ड फाइट हो जाए। यह कहकर एरिका मीबू पर हमला कर देती है। दोनों के बीच तेज़ गति से लड़ाई शुरू हो जाती है। मीबू सोचती है, सेल्फ एक्सीलरेशन, यही स्किल तो मारी के पास भी थी। वे दोनों फिर से लड़ाई जारी रखते हैं, लेकिन एरिका मीबू के हाथ से उसकी तलवार गिरा देती है। मीबू एरिका की दी हुई लोहे की तलवार उठाकर कहती है, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि मीबू कुछ कर पाती, एरिका एक ही वार में उसे हरा देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियोनहार्ट और डिसिप्लिन कमेटी के लोगों ने सभी आतंकवादियों और स्कूल के अंदर के गद्दार स्टूडेंट्स को पकड़ लिया है। इसके बाद हम हैं मीबू को, जो कि हॉस्टल के अंदर होती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, वह अपने सामने सभी लोगों को पाती है। मीबू तासुया और बाकी सभी लोगों को बताती है, कैप्टन साक्सा पूरे 1 साल से कैंडो टीम को कन्विंस कर रहे थे कि मैजिक की वजह से होने वाले भेदभाव को हटाया जाए, और उन्होंने मुझे भी धोखे से ब्लांच के ऑफिस ले जाया।
वहां जाकर मुझे पता चला कि ब्लांच की जापान ब्रांच का लीडर उनका बड़ा भाई निकला। जैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया, कुछ ही समय बाद मुझे कोर्स 2 का स्टूडेंट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भेदभाव झेलना पड़ा। इसी वजह से मैं कैप्टन की बातों में आ गई। ताया पूछता है, तुम्हारे साथ किसने डिस्क्रिमिनेशन किया? वह कौन सा इंसिडेंट था? मीबू कहती है, मैं मिस मारी की मैजिक स्किल से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस थी। इसी वजह से मैंने इनसे पूछा कि क्या ये मेरी स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मेरी ओपोनेंट बनकर मुझसे फाइट करेंगी। मैं इनसे मेंटरशिप चाहती थी, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोल्ड तरीके से मुझे मना कर दिया। मारी कहती है, ऐसा सच में हुआ था? मीबू कहती है, आपने मुझसे कहा था कि तुम मेरी बराबरी की नहीं हो, जाके किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो तुम्हारे स्किल के बराबर हो। मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझसे ये इसलिए कहा क्योंकि मैं सेकंड कोर्स की स्टूडेंट हूँ। मारी कहती है, रुको, मुझे याद आ गया कि उस दिन क्या हुआ था। मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं ये कहना चाहती थी कि मेरी स्वॉर्ड स्किल तुम्हारी बराबरी की नहीं है। तुम्हें किसी ऐसे के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए जो तुम्हारे जितना ही ताकतवर हो। एरिका मारी से कहती है, एक मिनट रुको, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुमने मीबू के साथ प्रैक्टिस करने से मना इसलिए किया क्योंकि वह तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है? मारी कहती है, हाँ बिल्कुल। भले ही मैं मैजिक के मामले में उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन मीबू ने एकदम प्योर कैंडो की प्रैक्टिस कर रखी है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी तलवारबाजी की एबिलिटी को ज़रा भी टक्कर दे पाऊंगी। ये सब सुनकर मीबू कहती है, तो इसका मतलब यह सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? मैं कितनी ज़्यादा स्टूपिड हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और इसी वजह से मैं खुद को इतने समय से हेट कर रही थी। मैंने इन फालतू की बातों में अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया। यह कहकर वह रोने लगती है। ताया कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ एक वेस्ट था। जैसा कि एरिका ने तुम्हें देखकर बताया, तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो और यह सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि तुमने अपने ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। ताया की यह सारी बातें सुनकर मीबू ताया को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तासुया सभी लोगों से कहता है, अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ब्लांच के सारे मेंबर्स कहाँ गए? मायम तासुया से कहती है, अब तुम ये मत कहना कि तुम उनसे लड़ने जा रहे हो। ताया कहता है, नहीं, तुमने गलत समझा, क्योंकि मैं उन्हें पूरी तरह से खत्म करने जा रहा हूँ। मारी कहती है, यह डेंजरस हो सकता है, ये कोई स्टूडेंट के करने वाली चीज़ नहीं है। मायम भी कहती है, हाँ, मैं भी इस चीज़ के अगेंस्ट में हूँ। हमें स्कूल के बाहर के मामलों को पुलिस को संभालने देना चाहिए। तात्सु कहता है, तो इसका मतलब क्या तुम मीबू को रॉबरी के एक्ट में जेल भिजवाना चाहते हो मिस्टर जिनमोनजी? जिनमोनजी कहते हैं, हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इसी वजह से तुम पुलिस को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान रखना, आखिरकार वे लोग टेररिस्ट हैं और मिस मारी और मिस मायूम कभी भी अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को रिस्क में नहीं डालेंगी। तात्सु कहता है, हाँ, मुझे पता है, और वैसे ही मैंने स्टूडेंट काउंसिल की हेल्प नहीं मांगी। जिनमोनजी कहते हैं, तो तुम अकेले जाने वाले हो? तभी मियू तात्सु से कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एरिका कहती है, मैं भी आ रही हूँ, और जिनमोनजी भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीबू कहती है, अगर तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। तात्सु कहता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरी कम्युनिटी भी शामिल थी, इसी वजह से टेररिस्ट अगला टारगेट हमें बनाएंगे और जो भी चीज़ मेरी या फिर मियू की लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करेगी, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसके बाद वे लोग उनकी लोकेशन का पता लगाते हैं। तात्सु कहता है, हमें वहाँ तक कार से जाना पड़ेगा। मिस्टर जिनमोनजी कहते हैं, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। मायूम कहती है, मिस्टर जिनमोनजी, आप भी जा रहे हैं? जिनमोनजी कहते हैं, टेन मास्टर क्लान का एक प्राउड मेंबर होने की वजह से मुझे जाना चाहिए। यह सुनकर मारियूमी कहती है, मैं भी चलूंगी। लेकिन मारी कहती है, एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की वजह से तुम स्कूल को ऐसी सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा सकती। मायमी कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर जिनमोनजी अपनी कार के पास जा रहे होते हैं, तभी वहाँ किरिहारा आता है। वह कहता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जिनमोनजी कहते हैं, वहाँ पर जान का खतरा हो सकता है, मुझे ये बताओ कि तुम क्यों जाना चाहते हो? किरिहारा कहता है, मुझे हमेशा से मीबू की तलवारबाजी पसंद थी, पर कुछ समय बाद उसके इरादे काफ़ी ज़्यादा बुरे हो गए और ये बात जानकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। जिनमोनजी कहते हैं, तो क्या यही कारण था कि उस दिन तुम मैच के बीच में उसके ऊपर मैजिक से हमला करने वाले थे? किरिहारा कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा था जो बाहर निकल गया। लेकिन अब जाकर मुझे पता लगा कि उसके इरादे ऐसे नहीं थे। कुछ लोगों ने उसे करप्ट बना दिया, उसका फ़ायदा उठाया और जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया। मैं उन टेररिस्ट को सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे अपने साथ चलने दीजिए। ये बात सुनकर मिस्टर जिनमोनजी भी मान जाते हैं और उसे अपने साथ आने देते हैं। यहीं पर यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। चैप्टर 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग मिस्टर जिनमोनजी की गाड़ी में टेररिस्ट ग्रुप की लोकेशन पर जा रहे हैं। तभी मिस्टर जिनमोनजी तात्सु से कहते हैं, ये प्लान तुम्हारा था, इसलिए सबको कमांड्स भी तुम ही दोगे। तात्सु लियोनहार्ट से कहता है, तुम बाहर जाने वाले रास्ते पर नजर रखना और एरिका, इस काम में तुम लियो की मदद करोगी और उन लोगों का भी ध्यान रखना जो भागने की कोशिश करें। एरिका कहती है, अगर हम उन लोगों को न पकड़ें तो चलेगा क्या? तात्सु कहता है, हाँ, क्योंकि हमें फालतू का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तात्सु मिस्टर जिनमोनजी से कहता है, आप और किरिहारा दोनों पीछे के दरवाजे के आसपास चले जाओ और मैं और मियू सामने से अंदर घुसेंगे। उसके बाद लियो एक स्पेल का उपयोग करता है जिससे कार की स्पीड बढ़ जाती है और वे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं।
जब तात्सु और मियू अंदर जाते हैं तो तात्सु अपनी पावर से सभी दुश्मनों की लोकेशन देख लेता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें काफ़ी सारे टेररिस्ट दिखते हैं। उनमें से एक तात्सु का स्वागत करता है। तात्सु उससे पूछता है, क्या तुम ही ब्लांच की जापानी ब्रांच के लीडर हो? वह कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही ब्लांच की जापानी ब्रांच का लीडर हूँ। तभी तात्सु उस पर अपनी गन तान देता है और कहता है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सरेंडर कर लो। फिर वह सभी से कहता है, अपनी गन्स नीचे रख दो और अपने सिर के पीछे हाथ रखकर नीचे बैठ जाओ। यह सुनकर ब्लांच का लीडर हंसने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैजिक ही अकेला हथियार है तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। तभी सारे टेररिस्ट तात्सु पर अपनी गन तान देते हैं। इसके बाद ब्लांच का लीडर तात्सु से कहता है, इससे अच्छा तो यह होगा कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, तुम्हारी जो स्किल है उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तात्सु उससे कहता है, तो तुमने मीबू का इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि तुम मुझसे संपर्क कर सको? यह सुनकर ब्लांच का लीडर कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें फिर से ऑफर देता हूँ कि हमारे साथ जुड़ जाओ। इसके बाद वह अपनी आंखों में से एक अजीब सी लाल रंग की रेज निकालता है, लेकिन उन रेज का तात्सु पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी तात्सु कहता है, कॉन्शियसनेस इंटरफेरेंस टाइप नॉन सिस्टमैटिक मैजिक, या फिर इवल आई, तुम इसे यही कहते हो। आसान भाषा में कहूँ तो ये तुम्हारी ओपन एम को रेटिना पर असर डालता है और उन्हें हिप्नोटाइज करता है, और तुमने इसी का इस्तेमाल करके मीबू को हिप्नोटाइज किया और उसकी यादों को बदल दिया। ब्लांच का लीडर हैरान होकर कहता है, आखिरकार ये तुमने कैसे किया? तुमने तो मेरे मैजिक स्पेल से बचने के लिए किसी कास्ट जैमिंग का भी इस्तेमाल नहीं किया। और यह कहने के बाद वह अपने सभी साथियों से कहता है, इसे खत्म कर दो। तभी तात्सु अपनी स्किल का उपयोग करता है और उन सभी लोगों की गन्स को डिसअसेंबल कर देता है। यह देख ब्लांच का लीडर घबरा जाता है और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। यह देख मियू तात्सु से कहती है, आप उसके पीछे जाओ, इन सभी लोगों को मैं संभाल लूंगी। जब तात्सु वहां से जा रहा होता है तभी उनमें से एक व्यक्ति तलवार से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मियू अपने मैजिक का उपयोग करती है और उसे पूरी तरह जमा देती है। इसके बाद मियू कहती है, अगर तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों का मौत से भी बदतर हाल कर दूंगी। और वह वापस से अपने स्पेल्स का उपयोग करती है और सभी लोगों को एक ही वार में जमा देती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर जिनमोनजी को देखते हैं, जिन्होंने अपने हाथ से एक शील्ड बना रखी थी और उन पर लगातार फायरिंग हो रही थी। तभी किरिहारा पूरी स्पीड से आता है और जो फायरिंग कर रहा था उसकी गन को काट देता है। वह सभी लोगों से लड़ता है और उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। अगले सीन में तात्सु को ब्लांच के लीडर की लोकेशन का पता चल जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है वह सभी लोगों की गन्स को दोबारा डिसअसेंबल कर देता है। तभी ब्लांच का लीडर अपनी सीआईडी डिवाइस का उपयोग करके कास्ट जैमिंग शुरू कर देता है। उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वे सभी अपनी सीआईडी डिवाइस से कास्ट जैमिंग को सक्रिय कर देते हैं। तात्सु उनकी फ्रीक्वेंसी का विश्लेषण करके कहता है, तुम्हारे ये हथियार यूक्रेन और बेलारूस द्वारा फंड किए गए हैं और ये ग्रेट एशियन अलायंस द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये सुनकर ब्लांच का लीडर हैरान रह जाता है और सभी को तात्सु को मारने का आदेश देता है, लेकिन तभी तात्सु अपनी गन का उपयोग करता है और सभी लोगों को मार देता है। ब्लांच का लीडर कहता है, आखिरकार तुम कास्ट जैमिंग के अंदर से मैजिक का उपयोग कैसे कर सकते हो? जब वह पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है तभी कोई उस दरवाजे को काट देता है और वहां से किरिहारा आ जाता है। किरिहारा देखता है कि तात्सु ने पहले ही सभी को मार दिया है। किरिहारा पूछता है, और इसका क्या करना है? तात्सु कहता है, यह ब्लांच का लीडर है। यह सुनकर किरिहारा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसी ने मीबू को भटकाया था। उसी वक्त गुस्से में आकर किरिहारा उसका हाथ काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पुलिस आ जाती है और मिस्टर जिनमोनजी उन्हें हर चीज़ के बारे में बता देते हैं। तभी तात्सु भी वहां से बाहर आ जाता है। मूकी ताया से कहती है कि भाई आप ठीक तो है ना? ताया कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में हम लोग ताया को देखते हैं जो कि मीबू से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। वह उसे बताता है कि कैंडो टीम का लीडर अभी हॉस्पिटलाइज हो चुका है और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लगा है और ना ही हमारे स्कूल के उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि इस चीज़ के अंदर शामिल थे। जब वह हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है तो उसे हयामा साम नाम का एक आदमी दिखता है जो कि उसका फैमिली सर्वेंट है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हम माया शिबा को देखते हैं। माया कहती है, अच्छा तो वह अपनी गार्जियन की ड्यूटी को अच्छे से निभा रहा है और जब तक वह मूकी का गार्जियन है तब तक वह योसुबा परिवार को धोखा नहीं दे सकता। इसके बाद हम मूकी, ताश और एरिका को देखते हैं। एरिका ताश से कहती है कि किहारा रोज मीबू से मिलने आ रहा है। इसके बाद वे मीबू के पास जाते हैं और उसे फूल देकर कांग्रेस कहते हैं क्योंकि आज के दिन वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, तुम तावा शिबा हो ना? मैं मीबू का फादर हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह तावा से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया सर, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी वापस से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई है। ताया कहता है, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, वह सब कुछ तो मेरी बहन और एरिका ने किया है। मीबू के फादर कहते हैं, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि कज़मा ने तुम्हारे बारे में बताया था। ताया कहता है, आप उनके बारे में कैसे जानते हो? वे कहते हैं, मैं भी एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और मुझे इस बारे में पता है कि तुम ही वो हो जिसने मेरी बेटी को बचाया है, इसी वजह से मुझे तुम्हें थैंक्स बोलने दो। इसके बाद मीबू ताशा से कहती है, आखिरकार तू मेरे डैड से क्या बातें कर रहा था? ताशा कहता है, कुछ खास नहीं, एक समय पर जिन्होंने मेरा थोड़ा ख्याल रखा था वे तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड निकले। ये सुनकर एरिका कहती है, लगता है तास का मीबू से कोई डीप कनेक्शन है। वैसे मीबू, तुमने तासु से किहारा के ऊपर क्यों शिफ्ट कर लिया?
तुम तो ताया को पसंद करती थी ना? वैसे अगर मैं लुक्स की बात करूं तो तासु ज़्यादा बेहतर है। ये सुनकर किहारा कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा रूड हो लड़की। इसके बाद मीबू कहती है, अगर मैं सच बताऊं तो हाँ, मैं तास को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। ये सुनकर मूकी थोड़ा सा जेलस फील करती है। मीबू कहती है, तासु काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैं उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसकी स्ट्रेंथ लेवल पर पहुँच पाऊंगी। लेकिन अगर मैं किहारा की बात करूं तो एक वही है जो मेरी बराबरी का रहेगा और मेरा साथ दे पाएगा। यह सुनकर एरिका कहती है, वैसे स्टोरी अच्छी है। इसके बाद वह किहारा से कहती है, अच्छा तुम बताओ कि आखिरकार तुम मीबू को कब से पसंद करते हो? किहारा शर्मा जाता है, कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है लड़की, तुम काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो। उसके बाद तास कहता है, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो किहारा मीबू के पीछे पागल है। मैं इनकी प्राइवेसी रीजन की वजह से पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से मीबू के लिए किहारा ने ब्लांच के लीडर का हाथ काटा, ये देखकर मैं समझ गया था कि ये उसे कितना पसंद करता है। तभी एरिका ताशा के कान में कहती है, तुम मुझे सब कुछ बाद में डिटेल्स में बताना। तभी किहारा कहता है, ताया तुम एक नंबर के चुगलखोर हो, मैं तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूंगा कि तुम इसे सब कुछ बताओ। ताया कहता है, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। एरिका कहती है, लेकिन मुझे जानना है। तभी किहारा एरिका के पीछे पड़ जाता है और कहता है, भागो यहाँ से पागल लड़की। अगले सीन में हम ताश और मूकी को देखते हैं। मूकी ताश से कहती है, भैया आपके पास जो स्किल्स हैं, आपको तो स्कूल आने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो। और ऊपर से स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वे हमेशा आपकी इंसल्ट करते रहते हैं। आपके लिए सब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा ना? और मुझे पता है कि आपको सिर्फ मेरी वजह से स्कूल बुलाया पड़ रहा है। तास कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे स्कूल में रहकर अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ यही टाइम है जो कि मैं तुम्हारे साथ आराम से बिता सकता हूँ। उसके बाद वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर 9 की स्टार्टिंग हम मूकी को देखते हैं जो कि अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ हारुका नाम की एक लड़की आती है। ताया उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो याकूब मता से कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हारुका मेरी ही स्टूडेंट है। उसके बाद हारुका कहती है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि तुम मिराज बैठ के प्रैक्टिस कर रही थी। वह मूकी से पूछती है, क्या तुम भी 9 स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो? तभी याकूब कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मूकी मिराज बैट और आइस पिलर में पार्टिसिपेट करेगी। तभी हारुका कहती है, तुम दो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी? ये तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। उसके बाद ताया कहता है, अगर हो सके तो मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दो। तभी आकुम बताता है कि हारुका पब्लिक सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है। हारुका कहती है, जब मुझे फर्स्ट हाई स्कूल में काउंसलर के लिए असाइन किया गया था, उसके कुछ समय बाद मैं पीएसए के अंदर इन्वेस्टिगेटर बन गई, और आज से 2 साल पहले मैंने मिस्टर याकूबू से ट्रेनिंग ली थी, और इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे सीनियर होता या। उसके बाद वह कहती है, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, ये बात एक सीक्रेट है, इसलिए तुम लोग भी किसी को मत बताना। तत्सुया कहता है, ठीक है, लेकिन इसके बदले में अगर ब्लैंड जैसा कोई भी ग्रुप वापस से डेवलप होता है तो तुम उसकी खबर मुझे सबसे पहले देना। हारुका कहती है, हाँ ठीक है, ये अच्छा सौदा रहेगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि लियोन हार्ट और ताया फुटबॉल खेल रहे हैं। तभी तासु अपनी बॉल योशिता नाम की एक लड़की को पास करता है और वह एक काफ़ी अच्छा गोल कर देती है। उसी के साथ उनकी टीम 90 डाल के स्कोर से जीत जाती है। उसके बाद लियोन हार्ट कहता है, काफ़ी अच्छा खेलते हो। सु कहता है, हाँ मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद तासु योशिता से कहता है, तुमने अच्छा खेला। योशिता कहती है, हाँ और तुम लोगों ने भी। उसके बाद वे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और वह अपना पूरा नाम मिकी को योशिता बताती है। लियोन हार्ट कहता है, तुम मुझे लियो कहकर बुला सकते हो। ताशा कहता है, और मेरा नाम तासाया है। फिर योशिता लियोन हार्ट से कहती है, ऐसे काफ़ी कम लोग हैं जिनके पास इतना पेशेंस हो जो कि एरिका जैसे लोगों को संभाल पाएं। ताशा पूछता है, क्या तुम एरिका को जानते हो? तभी वहाँ एरिका आती है और कहती है, हाँ ये मेरा बचपन का दोस्त है और जब से हम स्कूल में आए हैं ये मुझे अवॉइड कर रहा है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को देखते हैं जो कि समर में होने वाले 9 स्कूल कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे थे। वे लोग बताते हैं कि 9 मैजिक यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी दुनिया के अलग अलग हाई स्कूल अटैच होंगे और हमें इस कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारियां करनी होंगी। आखिरकार ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। मूकी काउंसिल लीडर से पूछती है, क्या स्टूडेंट काउंसिल के लोग कंपटीशन के लिए प्रिपरेशंस करेंगे? मायूमी कहती है, हाँ मिस्टर जिनमोनजी ने बाकी सारा काम तो देख लिया है, लेकिन अभी भी हम लोगों को इंजीनियर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। हमें एक इंजीनियर चाहिए जो कि हमारा टेक्निकल काम संभाल सके। मायूमी कहती है, अगर तुम लोग अपने खुद के CID को भी मेंटेन करने का रास्ता ढूंढ लो तो मेरे काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद मायूमी सुजुने से कहती है, क्या तुम इंजीनियर बनोगी? लेकिन सुजुने इस काम के लिए मना कर देती है और ये बात सुनकर मायूमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। सीन शिफ्ट इसके बाद ताया वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी उषा कहती है, तासु इस काम के लिए कैसा रहेगा? आखिरकार वह मूकी का भी तो CID मेंटेन करता है। ये बात सुनकर मायूमी कहती है, अरे हाँ ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तत्सु कहता है, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, वह भी कोर्स 2 का, और एक CID को मेंटेन करने के लिए ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरकार तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? उसके बाद मुकिता से कहती है, भैया
मैं चाहती हूँ कि 9 स्कूल कंपटीशन के दौरान आप मेरे सीआईडी को मेंटेन करें। मायूमी कहती है, हाँ मुकी, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद वह ताशा से कहती है, चलो ठीक है, बाकी बातें हम स्कूल के बाद करेंगे। सीन शिफ्ट। इसके बाद हम ताया को देखते हैं जो कि अपनी गन्स को अपने पास रख रहा होता है। तभी अजुसा कहती है कि तुम्हारे पास तो आज सिल्वर हॉर्न है। ताया कहता है, हाँ मैंने कुछ समय पहले ही लिया। अजुसा कहती है, क्या तुम प्लीज़ मुझे दिखा सकते हो, और ताचा से उसकी गन ले लेती है। वह कहती है, वाह ये तो सिल्वर मॉडल है और इसकी शेप भी कितनी ज़्यादा मस्त है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी एकदम कमाल है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद वह कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि टोरू सिल्वर कैसा होगा। ताया कहता है, तुम क्यूरियस हो। अजुसा कहती है, हाँ वह एक काफ़ी ज़्यादा जीनियस इंजीनियर है जिसने स्पेशलाइज्ड सीरीज़ के लिए सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया था। ताचा कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वह हमारी तरह एक यंग जापानी लड़का होगा। उसके बाद मायूमी अजुसा से कहती है कि तुम्हें तो लंच ब्रेक के अंदर अपने असाइनमेंट्स को पूरा करना था ना। अजुसा कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई थी। मायूमी कहती है, कोई बात नहीं, वह ज़्यादा नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। उसके बाद वह अपने असाइनमेंट के बारे में बताती है जो कि एक वेट टाइप मैजिक के बारे में है। वह कहती है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अभी तक फ्लाइंग टाइप मैजिक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। वह कहती है कि फ्लाइंग मैजिक यूज़ करने के लिए सबसे पहले तुम अपने आप को एक्सेलरेट करते हो, फिर तुम्हें उसके साथ में एक नए मैजिक का भी यूज़ करना पड़ता है, और तुम्हें हर बार अपने मैजिक के फिनोमिना को बदलना पड़ता है। ऐसा करते करते तुम कम से कम डेथ लेयर तक जा सकते हो, लेकिन उसके बाद यह काम नहीं करता, इसलिए फ्लाइंग मैजिक लगभग इम्पॉसिबल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्टूडेंट काउंसिल के लीडर्स को देखते हैं, जहां मायूमी कहती है कि हमने टेक्निकल काम के लिए तापस शिबा को रख लिया है जो कि क्लास 1E का मेंबर है। तभी वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, यह तो एक वीड है और यह डिसिप्लिन कमेटी के अंदर भी है, क्या इसे सीआईडी मेंटेनेंस के बारे में कुछ पता भी है। तभी सिजू नाम की एक लड़की कहती है, इन लोगों को ताचा की असली स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पता। नाका कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे अच्छा लगता अगर ताचा मेरी सीआईडी का इंजीनियर बनता। तभी जिन मोनजी कहता है, यहाँ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे फैसले से सहमत नहीं हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह होगा कि तुम लोग खुद अपनी आंखों से ताचा की स्किल्स देखो ताकि तुम्हें भी विश्वास हो जाए। यह सुनकर मारी कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है। जिन मोनजी कहता है, हम ताचा से सीआईडी को एडजस्ट करवाएंगे। तभी एक लड़का खड़ा होकर कहता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, अगर एडजस्टमेंट में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। तभी मायूमी कहती है, क्योंकि ताचा को मैं रिकमेंड कर रही हूँ इसलिए उसके साथ जाकर सारा रिस्क मैं खुद लूँगी। तभी किरिहारा खड़ा होता है और कहता है, यह काम आप मुझे करने दीजिए। अगले सीन में हम ताचा को देखते हैं जो कि किरिहारा की सीआईडी को कंपटीशन में यूज होने वाली सीआईडी में बदल रहा होता है। सबसे पहले वह किरिहारा की सीआईडी को स्कैन करता है और फिर उसमें कोडिंग करनी शुरू करता है। वहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि आखिरकार तासु इतनी स्पीड में कर क्या रहा है। तभी एक लड़का कहता है कि तासु मैनुअल एडजस्टमेंट कर रहा है। उसके साइड में खड़ी हुई लड़की पूछती है, क्या ये कोई रेयर चीज़ है। वह लड़का कहता है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इसी वजह से ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि तासु क्या कर रहा है। फिर ताया कहता है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मिस्टर जिन मोनजी किहारा से पूछते हैं, तुम कैसा फील कर रहे हो। किहारा कहता है, सब कुछ ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। तभी एक लड़का कहता है, ऐसा लगता है कि इसके पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेगुलर बेस पर सब कुछ कर पाएगा। तभी अजुसा कहती है, तासु के बारे में यह सब कहना बंद करो, उसने जो स्किल अभी इस्तेमाल की है वह काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, यहाँ तक कि मैं भी उसका यूज़ नहीं कर सकती। सभी चीज़ों को मैन्युअली एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तभी हंजो कहता है कि हारा का सीआईडी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पेक्स वाला है और उसे मॉडिफाई करने की स्किल कोई आसान बात नहीं है, तुम्हें तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके बाद वह मिस प्रेसिडेंट से कहता है, मिस प्रेसिडेंट, मैं तासु को हमारी टीम इंजीनियर बनाने के पूरे सपोर्ट में हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ताया को देखते हैं जो मेजर कज़मा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। कज़मा कहता है, काफ़ी समय हो गया स्पेशल ऑफिसर। ताया कहता है, तो क्या आप अब मुझे इस नाम से बुलाने वाले हैं। इसके बाद ताया पूछता है, हमारी जो कॉलिंग लाइन है वह सेफ तो है ना। कज़मा कहता है, तुम्हारे घर की सिक्योरिटी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तासु कहता है, हाँ क्योंकि काफ़ी सारे हैकर्स अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर तासु पूछता है, वैसे आज आपके कॉल करने का क्या रीज़न था। कज़मा बताता है, एक अच्छी खबर है, हमारी जो थर्ड आई गन है वह लगभग कंप्लीट हो चुकी है और हम चाहते हैं कि तुम उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट और फंक्शनैलिटी टेस्ट करो। तासु कहता है, ठीक है, मैं कल आपसे संपर्क करूंगा। कज़मा कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, तुम्हें अपने स्कूल को स्किप करना पड़ेगा। ताया कहता है, लेकिन मेरा पहले से शेड्यूल बना हुआ है, मैं अगले दिन बिजी हूँ। कज़मा कहता है, ठीक है, तो मुझे उसके अगले दिन रिपोर्ट करना। फिर कज़मा कहता है, वैसे मैंने सुना है कि तुम 9 स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तासु कहता है, हाँ आपने सही कहा। इसके बाद कज़मा बताता है, जो कंपटीशन होने वाला है वह साउथ ईस्टर्न एरिया के फूजी एक्सरसाइज ग्राउंड के पास होगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि वह जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारे इंटरनेशनल क्राइम मेंबर्स को देखा गया है और ऐसा हो सकता है कि वे 9 स्कूल कंपटीशन को अपना अगला टारगेट बनाएं। तासु कहता है, आपने कहा इंटरनेशनल क्राइम के सुराग मिले हैं। कज़मा कहता है, हाँ ये सब मुझे मीबू ने बताया है। तासु कहता है, मीबू साक्या जो कि 2nd ईयर की स्टूडेंट है, आप उसके फादर की बात कर रहे हैं ना। कज़मा कहता है, हाँ मिलिट्री सर्विस से रिटायर होने के बाद।
बाद में उनका ट्रांसफर कैबिनेट ऑफिस इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो गया था और अब वे सभी इंटरनेशनल क्रिमिनल्स पर नजर रखते हैं। तासु कहता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। कज़मा कहता है मीबू ने बताया कि ये जो क्रिमिनल्स हैं ये हांगकांग बेस्ट हैं और इनके ग्रुप का नाम है नो हेड ड्रैगन। अभी मेरे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, जब मुझे और जानकारी मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ताया को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहां पर मूकी आ जाती है और तासु उससे पूछता है क्या ये तुम्हारी मिराज बैट की कॉस्ट्यूम है। मूकी कहती है हाँ आपने सही कहा। तासु कहता है ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके बाद मूकी देखती है कि ताया हवा में उड़ रहा है। ये देखकर मूकी कहती है भैया आपने एक बार फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व है कि मैं आपकी बहन हूँ। उसके बाद तासु मूकी को वह डिवाइस दिखाता है जिससे वह उड़ सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मूकी जैसे ही उस डिवाइस का इस्तेमाल करती है वो उड़ने लग जाती है। इसके बाद तासु मूकी को उड़ने की प्रैक्टिस करवाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। चैप्टर 10 की शुरुआत हम देखते हैं कि तासु और मूकी एक साइंस लैब के अंदर जाते हैं जहां सभी लोग ताया को मास्टर कहकर उसका वेलकम करते हैं। फिर वहां पर डायरेक्टर शशियामा आता है। तासु उससे कहता है मुझे माफ़ करें कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, फिर भी मैं आपसे मिलने आया। शशियामा कहता है तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के सभी लोग तुम्हारे सबॉर्डिनेट हैं। इसके बाद वह तासु से कहता है मिस्टर सिल्वर आप काफ़ी ज़्यादा हम्बल हैं, ये तो हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हम आपके अंडर में काम करके नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने वाले हैं। तासु कहता है मिस्टर टोर्स अगर आप न होते तो मेरा नाम भी टोर्स सिल्वर न होता, आखिरकार आप ही इस प्रोजेक्ट के लीडर हैं। इसके बाद तासु अपना उड़ने वाला डिवाइस का प्रोटोटाइप दिखाता है। शशियामा कहता है तो क्या यह है उड़ने वाला डिवाइस, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तासु कहता है मैंने इसके अंदर ग्रेविटी कंट्रोल को भी प्रोग्राम कर दिया है। यह सुनकर शशियामा कहता है अब इस डिवाइस की मदद से मॉडर्न मैजिक की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदलने वाली है। इसके बाद वे इस डिवाइस को छूने लगते हैं। जैसे ही एक व्यक्ति उस डिवाइस को ऑन करता है वह हवा में उड़ने लग जाता है। जो साइंटिस्ट उस डिवाइस का विश्लेषण कर रहे थे वे कहते हैं CID और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। तभी वह व्यक्ति अच्छे से उड़ना सीख जाता है और कहता है वाओ मैं आखिरकार हवा में उड़ सकता हूँ। ये देखकर बाकी लोग भी अपने डिवाइस को ऑन करते हैं और सभी के सभी उड़ने लग जाते हैं। ये नज़ारा देखकर सभी साइंटिस्ट कहते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। इस डिवाइस की सफलता को देखकर शशियामा तासु को बधाई देता है और जब वे वहाँ से जाने लगते हैं तो मूकी को उसके फादर और मिस्टर आओकी मिलते हैं। क्योंकि आओकी ने ताया को झुककर ग्रीट नहीं किया था इसलिए मूकी कहती है यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। आओकी कहता है मैं आपकी फैमिली का बटलर हूँ और मुझे किसी मामूली से बॉडीगार्ड के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। मूकी कहती है ये मेरा भाई है। आओकी कहता है माफ़ करना मिस मूकी, लेकिन योत्सुबा परिवार चाहता है कि आप योत्सुबा परिवार की अगली हेड बने, और जहाँ तक इस बिना फीलिंग वाले बॉडीगार्ड की बात है तो मैं इसके सामने कभी भी नहीं झुकने वाला। ऐसा कहकर वह ताया की बेइज्जती करने लगता है। तासु के बारे में ये सारी बातें सुनकर मूकी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन तभी तासु उसे रोक देता है और कहता है मैं मिस मिया का बेटा हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ है, और इस समय योत्सुबा परिवार की करंट हेड माया योत्सुबा मिया योत्सुबा की एल्डर सिस्टर हैं, इसलिए तुम मेरी बेइज्जती करके पूरे योत्सुबा खानदान की बेइज्जती कर रहे हो। इसके बाद तासु के फादर उसे कहते हैं क्या तुम्हारे दिल में तुम्हारी मॉम के लिए अभी भी नफरत है। तासु कहता है नहीं मैं अपनी मॉम से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, क्योंकि नफरत करने के लिए अब मेरे पास दिल बचा ही नहीं है। ऐसा कहकर तासु वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। स्कूल का सीन। जैसे ही तासु क्लास के अंदर एंटर करता है सभी लोग उसके इंजीनियर बनने के लिए उसे बधाई देते हैं। इसके बाद एरिका तासु से कहती है अभी थोड़ी देर में लॉन्च सेरेमनी होने वाली है। शिबाता तासु से पूछती है क्या तुम भी उस सेरेमनी का हिस्सा हो। तासु कहता है हाँ। लियोनहार्ड तासु से कहता है उस सेरेमनी में इकलौते तुम ही हो जो कि कोर्स 2 के स्टूडेंट हो। एरिका बताती है कोर्स 1 के स्टूडेंट्स ये देखकर काफ़ी ज़्यादा छिड़ गए हैं। तासु कहता है लेकिन वहाँ जितने भी एथलीट्स हैं वे सभी कोर्स 1 के स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट काउंसिल के लीडर सभी लोगों के नाम अनाउंस कर रही होती है। फिर वह तासु का नाम अनाउंस करके उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद मयूकी तासु के पास जाती है और उसकी ड्रेस पर एक बैज लगा देती है। वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट्स उनका हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजाने लगते हैं। सीन शिफ्ट। इसके बाद हम तासु को देखते हैं जो सामने बैठी हुई सभी लड़कियों को बताता है मैं तुम लोगों की CIDs को संभालूंगा और उसके साथ साथ मैं सभी लोगों को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी दूंगा। तभी एक लड़की कहती है लेकिन मैं अपना इंजीनियर सिर्फ एक लड़की को ही बनाना चाहती हूँ। तभी एक और लड़की हाथ उठाती है और कहती है हाँ मैं भी। नाका कहती है तुम लोग काफ़ी ज़्यादा रूड हो, तासु के पास एकदम प्रोफेशनल लेवल की स्किल्स हैं। तभी एक लड़की कहती है तुम उसे उसके नाम से बुला रही हो, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नाका कहती है नहीं। तभी उसकी दोस्त सुजुक कहती है मैं भी तो तासु को उसके नाम से ही बुलाती हूँ। फिर वह मूकी से कहती है मूकी क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की 2 गर्ल फ्रेंड्स हैं। मूकी कहती है ऐसा नहीं है, होना और सिजू ये दोनों सिर्फ मेरे भाई की दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर तासु कहता है अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो मुझे मीटिंग शुरू करने दो। सीन शिफ्ट। अब हम शिबाता को देखते हैं जो तासु और उसकी पूरी टीम को देख रही थी।
जब वह वहां से जाती है तो अचानक उसके ऊपर एक अजीब सी मैजिकल वेव आने लगती है। जब वह उस मैजिक का पीछा करते हुए स्कूल के अंदर जाती है तो उसे एक कमरे में एक लड़का दिखाई देता है जो किसी स्पिरिट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही वह लड़का शिबाता की ओर देखता है उसकी सारी मैजिक शिबाता को लगने ही वाली होती है, लेकिन तभी तासु वहां आ जाता है और उस मैजिक को फेल कर देता है। तासु कहता है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। इसके बाद योशिता कहता है, माफ करना ताया, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तासु कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, शिबाता ने आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। फिर योशिता तासु से कहता है, शुक्रिया, अच्छा हुआ कि तुम सही समय पर आ गए, वरना शिबाता को चोट लग सकती थी। इसके बाद तासु पूछता है, वैसे तुम कर क्या रहे थे? ये कोई एडवांस स्पिरिट मैजिक था ना? योशिता कहता है, हाँ, अब जब तुम लोगों ने देख ही लिया है तो इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मैं समनिंग मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, वाटर स्पिरिट का इस्तेमाल करके। फिर तासु शिबाता से पूछता है, वैसे वह स्पिरिट तुम्हें देखने में कैसी लग रही थी? शिबाता बताती है, वह थोड़ी ब्लू, थोड़ी लाइट ब्लू और थोड़ी इंडिगो कलर की थी। योशिता हैरानी से कहता है, तुम उसके सारे शेड्स देख सकती हो, और वह काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी तासु कहता है, देखो, अगर तुम ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। योशिता कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, माफ़ करना, मैं बस तुम्हारी क्रिस्टलाइट्स देख रहा था, मुझे लगा कि तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। शिबाता कहती है, कोई बात नहीं योशिता, मैं बस थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी। इसके बाद तासु योशिता से कहता है, क्रिस्टल आइज क्या होता है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? योशिता कहता है, जो लोग स्पिरिट्स को मैनिपुलेट करते हैं वे उन्हें अलग अलग रंगों के हिसाब से डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों से उनके रंग नहीं दिखते। तासु कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम उनके रंग नहीं देख सकते, तुम बस उनकी वाइब्रेशन से उनका पता लगाते हो। योशिता कहता है, हाँ, लेकिन शिबाता की आंखें उन सभी स्पिरिट्स और उनके सारे रंगों को देख सकती हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी देखने की क्षमता रखती हैं। इसे ही क्रिस्टल आइज कहा जाता है। तासु कहता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि शिबाता में वह टैलेंट है जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। योशिता कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। इसके बाद हम एक बस को देखते हैं जिसमें कंपटीशन में जाने वाले सभी बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन मायूमी को आने में थोड़ी देर हो जाती है और वह तासु से कहती है, मुझे माफ़ करना तासु, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तासु कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई इमरजेंसी थी। इसके बाद मायूमी पूछती है, वैसे मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? तासु कहता है, हाँ, ये तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। फिर मायूमी कहती है, यह कम्प्लीमेंट तुम थोड़ा सा शाई होकर और स्माइल करके भी दे सकते थे ना? तासु कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम जाकर बस के अंदर आराम करो। इतना कहकर तासु वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बस के अंदर काफ़ी सारे बच्चे बैठे होते हैं। तभी मायूमी कहती है, आखिरकार वह मुझे समझता क्या है, मैं उसे मेरे साथ बैठने के लिए कहने वाली थी, लेकिन वह ऐसे ही चला गया। तभी सुजुक कहती है, उसने सही डिसीजन लिया, तुम्हें पता है ना कि तासु मैजिक को रीड कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे जादुई चेहरे का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तभी वहाँ पर जुजू आता है और कहता है, मिस प्रेसिडेंट, आपको यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? मायूमी कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें कैनन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो थोड़ी उदास बैठी हुई थी। तभी मारी कहती है, हमें होटल पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगने वाले हैं, क्या तुम इतना सा भी वेट नहीं कर सकती? कैनन कहती है, ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी केई के पास बैठने के लिए, और मैं एक्साइटेड हूँ भी क्यों नहीं, आखिरकार वह मेरा फिंग से है, और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि टेक्निकल टीम को दूसरी बस में क्यों ले जाया जा रहा है। इसके बाद हम नाका को देखते हैं जो मूकी से कहती है, क्या तुम थोड़ी चाय लेना पसंद करोगी? मूकी कहती है, नहीं, मेरा गला नहीं सूख रहा है, और वैसे भी मुझे मेरे भाई की तरह बिना ऐसी वाली बस में 2 घंटे गर्मी में थोड़ी रहना पड़ेगा, और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर मेरे भाई को यह सब क्यों झेलना पड़ता है। सीन शिफ्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि जब उनकी बस जा रही होती है तभी सामने से एक कार अपना बैलेंस खो बैठती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह कार बस के ऊपर गिरने ही वाली होती है, तभी बस ड्राइवर ब्रेक मार देता है, लेकिन फिर भी वह कार पूरी स्पीड में बस की तरफ ही बढ़ रही होती है। तभी वहाँ के कुछ स्टूडेंट उस कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कार फिर भी नहीं रुकती, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 11 की शुरुआत। अब हम उस कार को देखते हैं जो पूरी स्पीड में बस की तरफ बढ़ रही थी। तभी कुछ स्टूडेंट खड़े होते हैं और वे सभी अपने मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मारी कहती है, तुम सभी लोग पागल हो चुके हो, एक साथ स्पेल मत करो, सभी लोग अपने स्पेल्स को कैंसिल करो। फिर मारी जिनमोजी से कहती है, क्या तुम इसे रोक सकते हो? जिनमोजी कहता है, हाँ, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आग निकलेगी। मूकी कहती है, आप उसकी चिंता मत करिए, वह सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद मूकी खड़ी होती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उस कार पर काफ़ी सारे मैजिक लगे हुए थे जो एक दूसरे के मैजिक को रोक रहे थे। इसी वजह से मूकी भी उस पर अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाती, लेकिन तभी कोई अचानक से सारे मैजिक को एक ही साथ कैंसिल कर देता है। फिर मूकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और जिनमोनजी अपने मैजिक से एक वॉल बनाकर कार को रोक देता है। मारी ये सब देखकर कहती है, आखिरकार यह हुआ कैसे? लेकिन मूकी समझ जाती है और कहती है, ग्राम डिस्पर्शन, मुझे मेरे भाई से इस कम पावरफुल स्पेल की तो उम्मीद नहीं थी। सीन शिफ्ट। इसके बाद हम मायूमी को देखते हैं जो सभी लोगों से पूछती है, सभी लोग ठीक तो है ना? फिर वह मिस्टर जिनमोनजी और मूकी को उन सभी की जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। मूकी कहती है,
आपका शुक्रिया, पर मुझे करने का समय तभी मिल पाया जब मिस सुजुने ने अपने मैजिक का उपयोग करके बस को रोक दिया था। तभी कैनन कहती है, क्या बस को सुजुने ने रोका था? मारी कहती है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है? मोरोसाकी और कितियामा ये दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और वैसे भी जब काफ़ी सारे स्पेल एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और किसी भी काम में नहीं आते। फिर मायूमी कहती है, हमें ऐसी दुर्घटनाओं के समय अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। सीन शिफ्ट। इसके बाद हम ताया को देखते हैं जो बस के बाहर खड़ा होता है। तभी मारी सोचती है, आखिरकार उन सारे मैजिक सीक्वेंसेस को कैंसिल किसने किया था? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और सभी लोग होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में हम हाजो को देखते हैं जो बस से नीचे उतरता है। जब वह तासु और उसकी बहन को देखता है तो वह थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। तभी पीछे से किरिहारा आकर पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाजो कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक है। किरिहारा कहता है, ऐसा तो नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। हाजो कहता है, बस मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। किरिहारा कहता है, कल तुम्हारा कंपटीशन है और तुम्हें ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। फिर हाजो कहता है, आज जो कार वाला इंसिडेंट हुआ मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मिस शीबा ने उस चीज़ को आराम से हैंडल कर लिया। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम कंपटीशन की स्किल्स के हिसाब से देखें तो वह ज़रूर मुझसे जीत जाएगी। और भले ही वह मुझसे छोटी है लेकिन उसका मैजिक और उसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा बेहतर है। किरिहारा कहता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये सिबलिंग्स कोई आम सिबलिंग्स नहीं है। जो तासु है उसने तो कुछ लोगों को मार भी रखा है। हाजो कहता है, मतलब? किरिहारा कहता है, क्या तुम्हें वह अप्रैल वाला इंसिडेंट याद है? उस दिन तत्सुया और मूकी उन टेररिस्ट से लड़ने में हेल्प कर रहे थे और वे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। उसने वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मारा था, और जो उसकी बहन है वह भी कोई आम लड़की नहीं है, वह भी उसी की तरह है। फिर किरिहारा कहता है, ये जो ब्लूम्स और वीड्स का सिस्टम है ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में फिजिकल स्किल्स को देखकर होता है, लेकिन असलियत में कुछ ऐसे भी वीड्स हैं जो कि ब्लूम से ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग हैं। फिर हम देखते हैं मूकी को जो कहती है, भैया आपके कहने का मतलब यह है कि वह एक एक्सीडेंट नहीं था? ताया कहता है, हाँ, वहाँ पे कुछ मैजिक के ट्रेसेस थे। मूकी कहती है, लेकिन मुझे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। तास कहता है, वहाँ पे स्मॉल स्केल पे 3 मैजिक यूज हुए थे। सबसे पहले टायर को पंचर करने के लिए, दूसरा स्पेल कार को घुमाने के लिए था, और तीसरा स्पेल कार को एक लॉन्च पैड की तरह हवा में उड़ाने के लिए था। फिर तास बताता है, ये जो मैजिक था ये कार के ड्राइवर ने खुद ही यूज किया था, एक सुसाइड अटैक की तरह। उसके बाद जब वे दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें सामने एरिका मिलती है। मूकी पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एरिका कहती है, ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम लोगों को यहाँ पे चेयर अप करने आई हूँ। तभी तास कहता है, मूकी मैं आगे जा रहा हूँ, और एरिका मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगा। एरिका कहती है, कम से कम ये मुझे हेलो करके तो जाता। मूकी कहती है, माफ़ करना लेकिन उनके क्लासमेट ऊपर उनका इंतजार कर रहे हैं। वैसे एक बात बताओ, आखिरकार तुम 2 दिन पहले यहाँ पे क्या कर रही थी? तभी वहाँ पे मिजुकी आ जाती है और कहती है, एरिका हम लोगों को हमारे रूम की चाबियाँ मिल चुकी हैं। फिर मूकी कहती है, क्या तुम लोग इस होटल में रह रहे हो? लेकिन ये होटल तो आर्मी द्वारा ओन किया जाता है ना? तभी एरिका कहती है, अरे हमारे कनेक्शंस की वजह से। मूकी कहती है, अरे हाँ, मैं एक चीबा फैमिली के मेंबर से यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद मूकी कहती है, लेकिन कंपटीशन तो 2 दिन बाद शुरू होने वाला है ना? एरिका कहती है, हाँ, लेकिन आज रात को पार्टी भी तो होगी। मूकी कहती है, लेकिन वे बाहर वालों को अलाउ नहीं करेंगे। एरिका कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, हम लोग बाहर वाले थोड़ी ना हैं, हम तो अंदर वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पे ताया भी खड़ा होता है। तभी वहाँ पे वेटर की ड्रेस में एरिका आती है। ताया कहता है, तुमने मूकी से कहा था कि हम लोग बाहर वाले नहीं हैं, तो उससे तुम्हारा मतलब यह था? एरिका कहती है, क्यों तुम सरप्राइज हुए क्या? ताया कहता है, हाँ, मैं थोड़ा सरप्राइज तो हूँ। उसके बाद वहाँ पे मूकी आती है और वह एरिका की ड्रेस की तारीफ करती है। एरिका कहती है, तास ने तो मेरी कोई भी तारीफ नहीं करी। मूकी बताती है, मेरे भाई को ड्रेसेस वगैरह से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एरिका कहती है, इसका मतलब ताया को कॉस्प्लेयर था कि ये ड्रेस कॉस्प्लेयर है? मूकी पूछती है, आखिरकार ये मिकी कौन है? एरिका कहती है, हाँ, तुम तो उसे जानती नहीं हो ना, रुको मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। और वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे नाका और शिजुको आते हैं। सोआ कहता है, तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो ना? शिजुको कहती है, हाँ, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर मूकी पूछती है, वैसे बाकी लोग कहाँ पे हैं? नाका बताती है, वे सारे लोग वहाँ पे हैं। वे लोग तुमसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद वे थोड़े से नर्वस हैं। मूकी से कहता है कि तुम्हें जाकर बाकी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, आखिरकार टीम वर्क भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूकी कहती है, ठीक है भैया, और वह अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। तभी वहाँ पे एरिका आती है मिकी को लेकर, और वह कहती है, मूकी कहाँ पे गई? तब बताता है, वह अपने दोस्तों के साथ गई है, तुम लोग इसे बाद में इंट्रोड्यूस करवा देना। मिकी ही को कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ऐसे ड्रेस में किसी से पहली बार मिलना काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है कि लियोनहार्ड वेटर की ड्रेस पहने। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मूकी को देखते हैं। मूकी कहती है, ता मुझे कभी भी इतना नोटिस नहीं करता जितना नोटिस मैं उसे करती हूँ, पर मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर वह मेरी फीलिंग्स समझता है। फिर हम 2 लड़कों को देखते हैं, जिसमें शिंकू नाम का लड़का कहता है, मसाकी क्या बात है? मसाकी कहता है, क्या तुम इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो? शिंकू बताता है, ये पिलर्स ब्रेक और मिराज बैट के कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है और ये फर्स्ट हाई फ्रेशमैन की एस है।
मसाकी कहता है, अच्छा तो यह है म्यूकी शिबा। शिंकू कहता है, क्या बात मसाकी, ऐसा तो काफ़ी ज़्यादा रेयर ही होता है कि तुम लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाओ। मसाकी कहता है, जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद स्टेज पर जाकर एक बंदा अनाउंसमेंट करने लगता है, 9 स्कूल कंपटीशन के सभी गेस्ट का स्वागत है और अब हमारे मैजिक एसोसिएशन के डायरेक्टर रेउसामा आकर हमसे कुछ शब्द कहेंगे और सभी लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। मूकी कहती है, ये तो 10 मास्टर क्लान के हेड हैं। नाका कहती है, हाँ मैंने भी इन्हें कभी असलियत में नहीं देखा है। तभी वहां पे सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और स्टेज पर एक लड़की आती है। ताज देखता है और कहता है, सेंसरी इंटरफेस मैजिक, इन लोगों ने इस मैजिक से पूरे हॉल को कवर कर लिया है। वह लड़की सामने से चली जाती है और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। उसके बाद वह आदमी सामने आता है और कहता है, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ इस छोटे से प्रैंक के लिए। जो भी आप लोगों ने देखा वह एक मैजिक से ज़्यादा हाथ की सफाई थी। और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कि इस ट्रिक को पहचान पाए। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो मानो मैं एक टेररिस्ट होता जिसके पास काफ़ी सारी जहरीली गैसें और काफ़ी एक्सप्लोसिव होते, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कि मुझे पहचान कर रोक पाते। और मैंने काफ़ी ज़्यादा वीक मैजिक किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग मेरी प्रेजेंस को नहीं देख पाए। इसका मतलब यह है कि तुम लोगों को अपने मैजिक को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। सही तरीके से किया गया वीक मैजिक गलत तरीके से किए गए स्ट्रॉन्ग मैजिक से ज़्यादा सुपीरियर होता है। और यह सब सुनने के बाद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम नाका को देखते हैं जो कहती है, वह कल से शुरू होने वाला है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। मूकी कहती है, अभी तो नर्वस होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय है, हम न्यू कमर्स का जो मैच है वह 4th डे में होने वाला है। फिर वह शिजुकू से कहती है, अच्छा ये बताओ कल हमें कौन सा मैच देखना चाहिए। शिजुकू बताती है, कल प्रेसिडेंट मायू का स्पीड शूटिंग कंपटीशन है, हमें वह देखना चाहिए। फिर नाका कहती है, मिस मायू के काफ़ी सारे फैंस हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब नाका वहाँ पे जाकर देखती है तो वहाँ पे एमी नाम की एक लड़की होती है और उसके साथ मार और सुजुने भी आई होती हैं। एमी कहती है, हम लोग हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं और हमने परमिशन ले ली है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम भी आ सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं मिकी हिको को जो कि अपने मैजिक स्पेल से कुछ कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि इस जगह पर उसके अलावा और भी लोग हैं। जैसे ही वह अपने मैजिक का उपयोग करता है उसे कंफर्म हो जाता है कि इस जगह पर टेररिस्ट हैं। इसके बाद वह उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे याद आता है कि आज से 1 साल पहले उसने अपनी काफ़ी सारी पावर्स खो दी थी। फिर वह सोचता है कि इन घुसपैठियों के बारे में मुझे सिक्योरिटी को बताना चाहिए। तभी उसे ताया के बारे में याद आता है जिसने अपनी मैजिक एबिलिटी से फर्स्ट कोर्स के स्टूडेंट को हरा दिया था। तभी उसे वो 3 टेररिस्ट मिल जाते हैं और वह अपने 3 कार्ड ऊपर उछालता है। इतने में ही टेररिस्ट मिकी हिको के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन अचानक ही उन सभी की गन्स टूट जाती हैं और उन पर काफ़ी सारी बिजली गिरने लगती है। जब मिकी हिको आकर उन लोगों को देखता है तब तक वे सभी बेहोश हो चुके होते हैं। फिर वह सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे कवर किसने दिया। तभी पीछे से ताया आ जाता है और वह कहता है कि वो मैं था। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। चैप्टर 12 की शुरुआत हम लोग देखते हैं ताया को जो कि होटल के अंदर जा रहा था। तभी वह अपनी आंख बंद करता है और अपनी पावर से 3 टेररिस्ट को देखता है जिनका पीछा मिकी हिको कर रहा था। यह देखकर ताया पूरी स्पीड में उनकी तरफ भागता है। तभी मिकी हिको अपने 3 कार्ड आसमान में उछालता है और ताया यह देख लेता है कि कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं। इतने में वह मैजिक का उपयोग करता है और उनकी गन्स को तोड़ देता है। इसी दौरान मिकी हिको के कार्ड भी एक्टिवेट हो जाते हैं और टेररिस्ट को काफ़ी खतरनाक बिजली का अटकाल करता है। फिर ताया आकर बताता है कि तुम्हें कवर मैंने दिया। इसके बाद ताया टेररिस्ट को देखकर कहता है, ये लोग जिंदा हैं, तुमने काफ़ी अच्छे से इन्हें संभाला और जिस जगह से तुमने इन पर हमला किया वहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी तुमने इन्हें बिना किसी गहरी दिए एक ही शॉट में बेहोश कर दिया। मिकी हिको कहता है, लेकिन अगर तुम मुझे कवर न देते तो मुझे गोली लग चुकी होती। ताया कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि फैक्ट तो यह है कि तुम्हारे मैजिक की वजह से ये लोग पकड़े गए। वैसे एक बात सच सच बताओ, आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे थे? इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं, लेकिन तुम इन लोगों से बिना किसी की मदद के नहीं जीत सकते थे। मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम खुद को इतना नीचा क्यों समझ रहे हो? मिकी हिको कहता है, तुम नहीं समझ पाओगे। ताया कहता है, तुम अपने मैजिक एक्टिवेशन स्पीड की वजह से परेशान हो ना? मिकी हिको कहता है, एरिका ने तुम्हें बताया? ताया कहता है, नहीं। मिकी हिको कहता है, फिर तुम्हें कैसे पता? ताया कहता है, तुम्हारे मैजिक स्पेल के अंदर काफ़ी सारे अननेसेसरी कंपोनेंट्स थे। मिकी हिको कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मैजिक योशिता फैमिली की सालों से की गई इंप्रूवमेंट्स का नतीजा है। आखिरकार तुम होते कौन हो मेरे मैजिक के बारे में ये सब कहने वाले? ताया कहता है, मैं तुम्हारे मैजिक को सिर्फ और सिर्फ देखकर उसके एक्टिवेशन सीक्वेंस के कंटेंट पढ़ सकता हूँ और उनके मैजिक सीक्वेंस को एनालाइज भी कर सकता हूँ। मिकी हिको कहता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ताया कहता है, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन उससे पहले हमें इन लोगों के बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं इन पर नज़र रख रहा हूँ, तब तक तुम सिक्योरिटी को लेकर आओ। तभी वहाँ मेजर कजुमा आता है और कहता है, तुम दूसरों के साथ तो ऐसे बातें नहीं करते, पर इस लड़के पर तुम कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रहे थे। वैसे हो सकता है कि आने वाले समय में तुम एक जैसी मुसीबतों का सामना करो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नेशनल मैजिक हाई स्कूल फ्रेंडशिप मैजिक कंपटीशन जो कि पूरे 10 दिन तक चलने वाला है। इसके अंदर पहले 5 दिन न्यू कमर्स के लिए हैं और बाकी 5 दिन टेरियन कंपटीशन होने वाला है। इसके बाद ताया होना से पूछता है, तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग कैसी चल रही है?
नाका कहती है, फिजिकल ट्रेनिंग एकदम मस्त चल रही है और मैं पहले से भी ज़्यादा नींद ले रही हूँ। फिर मूकी बताती है, नाका तो धीरे धीरे मसल भी गेन करने लगी है। नाका कहती है, ऐसा मत कहो, मैं कोई मसल वुमन नहीं बनने वाली। यह सुनकर ताया स्माइल करता है। नाका कहती है, देखो, ये बात सुनने के बाद ताया भी हंस रहा है। सितो कहती है, जिस तरीके से तुम बात कर रही हो उसी पर वह हंस रहा है। नाका कहती है, वैसे तुम लोगों की तरह ताया मेरा मैच नहीं देख पाएगा। ताया कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मिराज बैट के एडजस्टमेंट का चार्ज हूँ। नाका कहती है, क्या तुम मेरे बैटल बोर्ड का मैच देख पाओगे, या फिर तुम उस समय भी मिकी और शिजू के चार्ज बनने में बिजी होंगे? ताया कहता है, हाँ, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रेटजी के लिए तो साथ में ही प्रैक्टिस की है ना, तो तुम ऐसा मत सोचो कि हम लोग तुम्हें भाव नहीं दे रहे हैं। शिबाता कहती है, ताया वह क्या कहना चाहती है, वह तुम समझ नहीं पा रहे हो। मूकी कहती है, भाई तुम कुछ ज़्यादा ही भोले बन रहे हो, तुम उसके क्लू नहीं समझ पा रहे। शिजुको कहती है, ताया का दिमाग तो बिल्कुल ही खाली लगता है। तभी ताया सोच रहा होता है, आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है और हम लोग मारी को देखते हैं। जैसे ही उसका नाम अनाउंस होता है और वह स्क्रीन पर आती है तो सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। ताया कहता है, मारी के काफ़ी सारे फैंस हैं यार। मूकी कहती है, ऐसा होना ही था क्योंकि मारी काफ़ी ज़्यादा कूल है। इसके बाद उनकी रेस शुरू हो जाती है। एक लड़की अपने मैजिक से सारी वेव्स को ऊपर उछाल देती है। तभी मारी अपने बोर्ड पर एक मैजिक कर देती है और रेस में सभी लोगों से आगे निकल जाती है। फिर ताया बताता है, मारी ने एक ऐसे मैजिक का उपयोग किया है जिससे वह बोर्ड से ना फिसले। लियोनहार्ड कहता है, मुझे सही से समझ में नहीं आया। ताया समझाता है, मारी ने इस बोर्ड को और अपने शरीर को मर्ज कर लिया है और इसी वजह से अब वे दोनों एक हो चुके हैं। और साथ ही साथ वह अपने ऊपर मूवमेंट मैजिक का भी उपयोग कर रही है, क्योंकि अब उसका शरीर और उसका सर्फ बोर्ड एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। इसी वजह से सर्फ बोर्ड भी काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ वह वाइब्रेशन मैजिक का भी उपयोग कर रही है। ये काफ़ी अमेजिंग बात है कि वह एक ही वक्त में 3 से 4 मैजिक का उपयोग कर पा रही है। इसी के साथ वह इस कंपटीशन को जीत जाती है। उसके बाद हम ताया को देखते हैं जो कि मेजर कजुमा के पास जाता है। मेजर कहते हैं, बैठ जाओ ताया। ताया कहता है, माफ़ करना सर, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। तभी सनाडा कहता है, ताया, हमने तुम्हें यहाँ स्कूल मैजिशियन होने के नाते नहीं बुलाया है, हमने तुम्हें यहाँ हमारा कॉमरेड के नाते बुलाया है। अगर तुम इतने ज़्यादा बिजी रहोगे तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात होगी। ताया कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। इसके बाद वह आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और ताया को कॉफ़ी सर्व करती है। फिर कजुमा कहता है, इस बात में कोई शक नहीं है कि उस रात जो क्रिमिनल थे वे नो हेड ड्रैगन ग्रुप के ही थे। उसी ग्रुप के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। ताया कहता है, क्या वे 9 स्कूल कंपटीशन को टारगेट करना चाहते हैं? कजुमा कहता है, हम अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर हमें कुछ पता लगेगा तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। तभी वह लड़की कहती है, मैं काफ़ी ज़्यादा अमेज हूँ कि तुमने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। आखिरकार वे तुम्हें मिले कैसे? ताया कहता है, मैंने बस उन्हें नोटिस किया जब मैं रात को जा रहा था। लड़की पूछती है, तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे? ताया कहता है, मैं कंपटीशन के लिए सीरियस को एडजस्ट कर रहा था। फिर मिस्टर यमनाका पूछते हैं, क्या तुम्हारे टीममेट्स में से कोई जानता है कि तुम ही सिल्वर हो? ताया कहता है, नहीं, उनमें से कोई भी नहीं जानता, मैंने ये बात काफ़ी समय से सीक्रेट रखी है। फिर क्यों का पूछती है, क्या तुम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? तुम्हारे पास तो फ्लैश कास्ट जैसी काफ़ी अच्छी स्किल है और उसी के साथ मटेरियल बस्ट और मिस डिस्पर्शन भी है। सनाडा कहता है, जो मिस डिस्पर्शन है वह किसी भी मटेरियल को बिल्कुल मॉलिक्यूल लेवल पर तोड़ देता है और यह रैंक ए का डिस्ट्रक्टिव स्पेल है। इसी वजह से ऐसे डिस्ट्रक्टिव स्पेल स्कूल में उपयोग नहीं किए जा सकते। तभी क्योका कहती है, लेकिन आप एक बात नहीं जानते, 9 स्कूल कंपटीशन में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वे सिर्फ बच्चों पर लागू होते हैं ताकि उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचे, लेकिन स्पीड शूटिंग और पिलर्स ब्रेक जैसे कंपटीशन में किसी को भी चोट नहीं लगेगी। कजुमा कहता है, भले ही ये बात सच हो, लेकिन एक सीक्रेट मिलिट्री ग्रेड का मैजिक ऐसे खुले में सभी लोगों के सामने उपयोग नहीं किया जा सकता। ताया कहता है, मैं समझता हूँ मेजर, और वैसे भी मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरे जैसे टेक्निकल स्टाफ के मेंबर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ताया को देखते हैं जो कहता है कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मूकी कहती है, हाँ, क्योंकि इस मैच में प्रेसिडेंट मायूमी कमी कंपीट कर रही है और बाकी किसी भी मैच में इतना ज़्यादा क्राउड मौजूद नहीं था। उसके बाद ताया पूछता है, वैसे मिकी ही को कहाँ है? एरिका बताती है, वो सही नहीं है, वह अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। शिबाता बताती है, वह काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मैच शुरू होता है और मायूमी स्टेज पर आती है। उसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चीयर करने लगते हैं। फिर स्क्रीन पर एक नोटिस डाला जाता है कि सभी लोग चुप हो जाएं। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, मायूमी सारे के सारे निशाने बिल्कुल सही लगा रही होती है। मूकी कहती है, ये तो पिछली बार से भी ज़्यादा फास्ट है। लीडर बोर्ड पर हम लोग देखते हैं कि मायूमी निशाने लगाने के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे होती है और इसी के साथ वह टच शॉट्स को कंप्लीट कर लेती है और मैच जीत जाती है। उसे देखकर सभी लोग चीयर करने लगते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेसिडेंट और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर जूसा कहती है, मिस प्रेसिडेंट, स्पीड शूटिंग कंपटीशन को जीतने के लिए बधाई हो। मायूमी कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मारी को मत भूलो, वह भी तो बैटल बोर्ड कंपटीशन के सेमीफाइनल में जा रही है। मारी कहती है, हाँ, अभी तक तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। हमारे स्कूल के जो लड़के हैं
वे भी स्पीड शूटिंग कंपटीशन में जीत चुके हैं। वैसे बैटल बोर्ड कंपटीशन में काफ़ी टक्कर का मुकाबला था, लेकिन हाजो ने उसे संभाल लिया, पर कहीं ना कहीं उसकी सीआईडी की एडजस्टमेंट ऑप्टिमल नहीं लग रही थी। सुजुने कहती है, मैंने ऐसा सुना था कि वह किनोशिता के साथ बैठकर पूरा दिन उसे एडजस्ट कर रहा था। फिर प्रेसिडेंट कहती है, किनोशिता के साथ तो एक लड़की थी ना जिसका कल क्राउड बॉल का कंपटीशन है। सुजुने कहती है, लेकिन वह सिर्फ एक सब इंजीनियर है, तो अगर वह नहीं भी होगी तो भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मारी कहती है, लेकिन फिर सारा भार इजुमी पर आ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। फिर वह कहती है, वैसे ताया अगले 2 दिन तक खाली है, क्यों ना हम उससे पूछ लें। प्रेसिडेंट कहती है, हाँ ये सही रहेगा। फिर वह मुकी से कहती है, क्या तुम ये बात ताया को बता दोगी। मुकी कहती है, हाँ मैं बता दूंगी। फिर हम ताया को देखते हैं, जो मुकी से पूछता है, आखिरकार तुम इतनी देर रात को यहाँ क्यों आई हो। मुकी कहती है, क्या मैंने आपको परेशान कर दिया। ताया कहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक लड़की का इस होटल में इतनी रात को घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुकी कहती है, ठीक है भैया मैं समझ गई। फिर ताया कहता है, वैसे बताने के लिए शुक्रिया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ कर आता हूँ। मुकी कहती है, नहीं भैया मैं खुद चली जाऊंगी, मैं आपका इससे ज़्यादा समय नहीं ले सकती। ताया कहता है, वैसे तो मैं किसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन वह सिर्फ मज़े के लिए है, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुकी कहती है, लेकिन फिर भी ये तो सीआईडी प्रोग्राम के बारे में है। नाताशा चिंता मत करो, इसका 9 स्कूल कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। यह प्रोग्राम तो मेरे लिए बस खिलौने की तरह है, और वैसे भी इस समय मेरी हाई प्रायोरिटी तुम हो। यह सुनकर मुकी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है और कहती है, भैया आपका मतलब यह है कि मैं आपके काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। ताशा कहता है, हाँ ऐसा ही समझ लो। फिर मुकी कहती है, वैसे मैं भी सेम ही फील करती हूँ, जैसे कि तुमने कहा, जैसे मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ से पहले हूँ, वैसे तुम भी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ताया को देखते हैं। तभी उसके पास मायूमी आती है। ताया उससे पूछता है, क्या तुम इन कपड़ों में कंपीट करने वाली हो। फिर मायूमी पूछती है, क्या ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। ताशा कहता है, हाँ ये तुम्हें सूट कर रहा है। फिर वो पूछती है, ताशिया क्या तुम मेरी स्ट्रेचिंग करने में मदद कर सकते हो। फिर ताशा मायूमी को स्ट्रेचिंग कराता है और मायूमी ताश को थैंक्स बोलती है। इसके बाद वह कहती है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। मेरा बड़ा भाई और छोटी बहनें तो हैं, लेकिन मेरे पास कोई छोटा भाई नहीं है। फिर वह ताश से कहती है, वैसे ताया तुम मुझे कभी भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते। ताया कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर रहा हूँ। मायूमी कहती है, मेरा यह मतलब नहीं था, मेरा मतलब यह था कि तुम मेरे सामने कभी भी वियर्ड बिहेव नहीं करते, ना ही कभी नर्वस होते हो, और तुम मुझसे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते। ऐसा आमतौर पर एक लड़की अपने छोटे भाई के साथ ही फील कर पाती है। फिर मायूमी कहती है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ताश कहता है, वैसे मेरे पास भी सिर्फ एक छोटी बहन है। फिर वह मुकी से कहता है, अच्छा मुझे चलना चाहिए, मैं बाकी के कंटेस्टेंट्स को चेक करके आता हूँ। तभी वहाँ इजू नाम की एक लड़की आती है और कहती है, अब उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ रहकर मिस मायूमी का ध्यान रख सकते हो। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और मायूमी का मैच शुरू हो जाता है। इस मैच में भी मायूमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और जीत जाती है। उसके बाद सेकंड राउंड शुरू होता है और वहाँ कैनन आती है। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, कैनन अपनी सीआईडी डिवाइस को ऑन करती है और सामने जितने भी पिलर्स होते हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। ताया कहता है, ये तो लैंड माइन सोर्स है। सुजुने कहती है, हाँ ये इडिया फैमिली की स्किल है, जो कि एक वाइब्रेशन टाइप लॉन्ग रेंज सॉलिड मैटर वाइब्रेशन मैजिक है। स्पेशली इसका यूज ग्राउंड को वाइब्रेट करने के लिए होता है। तभी जो सामने पिलर्स होते हैं वे वाइब्रेशन की वजह से टूटने लगते हैं और इसी के साथ वह इस मैच को जीत जाती है। जब वे लोग वहाँ से वापस आते हैं तो कुछ लोगों को थोड़ा परेशान देखते हैं। इस और सुजुने से पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है। सुजुने बताती है, जो बॉयज़ क्राउड मैच का रिजल्ट आया है वह इतना अच्छा नहीं आया, और इसी वजह से हम लोग अपने जीतने के चांसेस को वापस से कैलकुलेट कर रहे हैं। तभी एक लड़का लैपटॉप पर बोलकर बताता है कि हमने कौन कौन से मैच जीते हुए हैं और आगे हमें कितने मैच जीतने हैं। ताश कहता है, तुम्हारा मतलब यह है कि अभी 6 मैच बाकी हैं, जिनमें से हमें अपने स्कूल के लिए कम से कम 4 मैच जीतने पड़ेंगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ताया को देखते हैं, जो एक बॉक्स को देखकर कहता है, उन लोगों ने इसे असेंबल करके आधे दिन में ही भिजवा दिया। तभी उसके डोर पर मुकी नॉक करती है और अंदर आने के लिए पूछती है। उसके साथ एरिका, शिबाता और बाकी लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद एरिका उस बॉक्स के अंदर देखती है और ताया से कहती है, ताया क्या यह वेपनाइज इंटीग्रेटेड सीआईडी है। ताया कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर मुकी, उस दिन आप जिस खिलौने के ऊपर काम कर रहे थे क्या वो ये था। ताशा कहता है, हाँ। उसके बाद ताशा उस बक्से को लियोनहार्ड को देता है और कहता है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। लियोनहार्ड कहता है, क्या मैं। ताशा कहता है, हाँ ये तुम्हारे ऊपर सूट करेगा। लियोनहार्ड जब उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर एक वेपन रखी होती है मैं, और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ताया और लियोनहार्ड को, और लियोनहार्ड ताया के नए वेपन की टेस्टिंग कर रहा होता है। जैसे ही वह उस डिवाइस को ऑन करता है, उसके स्वॉर्ड का आधा पार्ट हवा में उड़ने लग जाता है। उसके बाद ताया 3 सेकंड तक काउंट करता है और वह स्वॉर्ड वापस से जुड़ जाती है। लियोनहार्ड कहता है कि ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी सक्सेस है। फिर ताशा कहता है, चलो इसका प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे टारगेट्स निकल जाते हैं और लियोनहार्ड उन सभी टारगेट्स के ऊपर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कंपटीशन को देखते हैं। ये मारी के बोर्ड वाले कंपटीशन का सेमीफाइनल था। उसके बाद मैच शुरू हो जाता है और मारी पूरी स्पीड में आगे बढ़ रही थी।
फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो इस मैच में मारी को पूरी टक्कर दे रही थी। तभी वह लड़की अपने बोर्ड को ओवर एक्सीलरेट कर देती है। फिर मारी उस लड़की को बचाने के लिए अपने मैजिक का यूज करती है और जैसे ही वह उसे पकड़ने वाली थी, मारी का भी पैर फिसल जाता है और वे दोनों रेस से बाहर गिर जाते हैं। तभी ताशा कहता है कि मैं मारी की हेल्प करने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मारी को हॉस्पिटल में देखते हैं। जैसे ही मारी आंखें खोलती है, मायूमी उससे कहती है, क्या तुम मुझे पहचान सकती हो? मारी कहती है, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो। तभी मायूमी कहती है, ये अच्छी बात है कि तुम्हारे सिर पर कोई चोट नहीं लगी, पर तुम्हारी रिब्स टूट चुकी हैं। भले ही मैजिक से उन्हें थोड़ा बहुत सही कर दिया गया है, लेकिन हड्डियाँ अभी सही से कनेक्ट नहीं हो पाई है। मारी पूछती है, मुझे इस चीज़ से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? मायूमी कहती है, कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही, लेकिन 1 दिन के बेड रेस्ट के बाद तुम नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पाओगी। बस तुम्हें दिनों तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। मारी कहती है, मेरे मिराज बैट कंपटीशन का क्या होगा? मायूमी कहती है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर मारी उस लड़की के बारे में पूछती है। मायूमी कहती है, तुमने उसे बचा लिया, वरना उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आती। फिर मायूमी कहती है, तुम्हारा उस लड़की को पकड़ने से पहले जो बैलेंस बिगड़ा था, वह शायद किसी थर्ड पार्टी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक किया था। मारी कहती है, हाँ, तुम सही कह रही हो। जब मेरा पैर बोर्ड से फिसला था, तब मैंने थोड़ा सा मैजिक तो फील किया था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ताशा और बाकी लोगों को देखते हैं। ताया सभी को बताता है कि हाँ, इस काम में कोई बाहर का थर्ड पार्टी पर्सन इन्वॉल्व था। इसरी कहता है कि फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। एरिका कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? इसरी बताता है कि नॉन स्कूल कंपटीशन के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति मैजिक का उपयोग करके कोई फाउल न करवा दे। इसी वजह से यहाँ काउंटर मैजिक स्पेशलिस्ट नियुक्त किए जाते हैं और साथ ही में काफ़ी सारे सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए जाते हैं। इसी वजह से सर्विलांस नेटवर्क के बाहर से कोई भी मैजिक अटैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि ताशा ने बताया कि जो फोर्स था वह पानी के अंदर से जनरेट हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एजेंट पानी के अंदर रहा हो। फिर वहाँ योशिता और शिबाता आते हैं और ताशा उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि पानी के अंदर जो समस्या है उसे हल करने में वे मदद करेंगे। उसके बाद ताशा कहता है कि अगर कोई पानी के अंदर छुपा हुआ था, तो चाहे एंसेस्ट मैजिक हो या मॉडर्न मैजिक, इनमें से कोई भी एक इंसान को पूरी तरह से पानी के अंदर गायब नहीं कर सकता। तो इस बात का लॉजिकल निष्कर्ष यही निकलता है कि जो पानी के अंदर था वह कोई इंसान नहीं था। तभी मिकी को पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने स्पिरिट मैजिक का उपयोग किया हो? फिर ताया केनन और सोरी को बताता है कि मिकी को एक स्पिरिट मैजिक स्पेशलिस्ट है और शिबाता के पास उन स्पिरिट्स को देखने की क्षमता है। उसके बाद ताशा मिकी से पूछता है, क्या स्पिरिट के साथ ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर डिले टाइमर लगाने के बाद वह कुछ घंटे बाद मैजिक का उपयोग कर पाए? मिकी को कहता है, हाँ, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। उसके बाद ताया दिखाता है कि जो 7th हाई की कंटेस्टेंट थी, उसने इस पॉइंट से अपने आप को डी एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से वह एक्सीलरेट हो गई और मारी से जाकर टकरा गई। मिकी को कहता है, तुमने सही कहा, यह काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल लगता है। फिर ताशा का है कि ऐसा हो सकता है कि उसकी सीआईडी के अंदर किसी ने बदलाव किए हों। फिर वह बताता है कि इस पॉइंट से उसने डी एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन अगर मान लेते हैं कि डी एक्सीलरेशन की जगह गलती से एक्सीलरेशन हो गया, तो भी आकर एक्सीडेंट इस जगह पर होना चाहिए था। तभी सोरी कहता है, क्या सच में किसी की सीआईडी को कंट्रोल किया जा सकता है? और अगर सच में ऐसा हो सकता है, तो ऐसा किया किसने? कैनन कहती है, क्या 7th हाई स्कूल के टेक्नीशियंस ने किया होगा? ताशा कहता है, ऐसा हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन के ऑपरेटिव स्टाफ ने किया होगा। मूकी कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भैया, क्योंकि सभी स्कूल अपनी सीआईडी को काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी में रखते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेसिडेंट मायूमी को देखते हैं जो कहती है, अभी सिर्फ मिराज बैट और मैथल कोड, सिर्फ ये 2 ही इवेंट बचे हैं, और अगर हमें अपनी जीत को सुनिश्चित करना है तो हमें इन दोनों इवेंट में जीतना होगा। तभी वहाँ ताया और मूकी आ जाते हैं और वे लोग उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। फिर मायूमी कहती है, मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे किसी इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा करनी थी। तो मिस सुजुने, क्या आप हमें एक्सप्लेन करना शुरू कर सकती हैं? तभी वह कहती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे कल के रिजल्ट कैसे आए हैं, और जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था, 3rd हाई स्कूल के स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसका मतलब यह है कि कल होने वाले न्यूकमर्स के मैच में अगर हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो हमारे मिराज बैट के रिजल्ट के हिसाब से वे लोग हमें ओवरटेक कर देंगे। इसके अलावा ऑफिशियल मैचों के जो पॉइंट्स हैं वे न्यूकमर्स मैचों से दोगुने हैं। इसलिए रणनीति के हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि हम लोग न्यूकमर्स के मैच को त्याग देंगे और अपनी पूरी ताकत ऑफिशियल मिराज बैट के कंपटीशन में लगाएंगे। फिर प्रेसिडेंट मूकी से कहती है, तुम मारी की जगह मिराज बैट कंपटीशन में भाग लोगी और ताशा पहले की तरह तुम्हारे सीआईडी वर्क और इंजीनियरिंग को संभालेगा। फिर मूकी कहती है, लेकिन मुझसे भी ऊपरी क्लास वाले सिर्फ एक ही इवेंट में भाग ले रहे हैं, क्या ये उनके लिए उचित रहेगा? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने रिप्लेसमेंट के तौर पर मुझे ही क्यों चुना? तभी मारी कहती है, क्योंकि हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि ऑफिशियल मिराज बैट करती हूँ, और मेरे अलावा सिर्फ तुम ही हो जिसने एडवांस लेवल पर मिराज बैट की प्रैक्टिस कर रखी है। फिर वह ताशा से कहती है, तुम्हारी बहन ऑफिशियल इवेंट में ज़रूर जीतेगी, है ना? ताशा कहता है, हाँ, यह संभव है। अगर तुम लोगों की हमसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं तो मैं एक इंजीनियर के तौर पर वह सब करूँगा जो कि मैं कर सकता हूँ।
फिर वह मूकी से कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ताया को देखते हैं जो नाका से कहता है, क्या तुम अपनी आखिरी रेस जीत गई? नाका कहती है, हाँ मैं जीत गई। इसके बाद ताशा कहता है, मैं एक चीज़ के बारे में थोड़ा परेशान हूँ। असल में मुझे तुम्हारी CID चेक करनी है, पर ऐसा संभव नहीं है। इसी वजह से मैं तुम्हारी रेस जरूर देखूंगा। होनागा कहती है, तुम सच में देखोगे? ताशा कहता है, हाँ ज़रूर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ताया को देखते हैं जो अपने लैपटॉप में कुछ चेक कर रहा था। फिर वह शिजू को उसकी वेपन देकर कहता है, इसमें चेक करो, कोई समस्या तो नहीं है? शिजू कहती है, नहीं सब कुछ ठीक है, ये तो मेरी वाली से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ताया कहता है, ये अच्छी बात है, क्या तुम मेरी फैमिली के लिए काम करना चाहोगी? ताशा कहता है, मैच से पहले तुम्हारे पास मजाक करने का समय है। शिजू कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं गंभीर हूँ, तुम्हें हमारे लिए एक्सक्लूसिव वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ताशा कहता है, मैंने तुमसे कई बार कह दिया है, मैं इस बारे में तभी बात करूंगा जब मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। शिजू कहती है, ठीक है समझ गई। इसके बाद ताशा कहता है, ठीक है शिजू, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाता है और शिजू एक के बाद एक स्पीड शूटिंग में सारे निशाने बिल्कुल सही लगाती है और जैसे उसका स्कोर साइट पर पहुंचता है वह जीत जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग वापस से ताय को देखते हैं जो शिजुको के अगले मैच के लिए उसकी गन को तैयार कर रहा था। वह कहता है कि जो गन तुमने पहले यूज की थी, इस गन का मॉडल उससे बिल्कुल अलग है, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। शिजुको कहती है, नहीं ये अनकंफर्टेबल नहीं है, इसे पकड़कर तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। फिर शिजुको पूछती है, क्या बाकी के 2 लोग जीत गए? ताय कहता है, हाँ। शिजुको कहती है, तो इसका मतलब ये मेरी बारी है। ताय कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर तुम ही जीतोगी। शिजुको कहती है, तुमने मेरे जीतने के लिए जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ किया, इसलिए अब बस मेरा जीतना बाकी है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।